आ रही है बीच में थोड़ा। आप क्लियर आ रही होगी। ठीक है, तो अब हम ये देखने वाले हैं पूरे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं। 150 मार्क का पेपर है। इस 150 मार्क के पेपर में हमें कम से कम तरीके से किस तरह से 90 मार्क लाना है। और इस 90 मार्क लाने के लिए सबसे बेहतरीन यहाँ पर ट्रिक रहती है। और कभी कभी हमें ये पता नहीं होता कि किस तरह से हमें पेपर सॉल्व करना है, किस नजरिए से पेपर सॉल्व करना है वगैरह। तो उसके हिसाब से आज हमें ये पेपर के कुछ ट्रिक्स हैं, ट्रिक को देखना है। और ये ट्रिक देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि कितना इजी पेपर रहता है। अब बहुत सारे लोग पिछले 8-15 दिन से, कुछ लोग 1 महीने से इससे जुड़े हैं, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने के बाद क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, साथ ही साथ उसके बाद उसके ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे, तो परेशान है। और लग रहा है एक तो हिंदी समझ में नहीं आ रही है, और हिंदी समझ में नहीं आने के बाद उसमें कौन सा आंसर सही है ये भी समझ में नहीं आ रहा। तो आज हमें ये देखना है कि इतनी सारी परेशानी होने के बावजूद भी हम इसको किस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बेहतर, आपको आज की इस लेक्चर के बाद ये समझ में आएगा कि 90 मार्क मिलाना कितना आसान है। बराबर, मैंने क्या कहा कि आपको समझ में आएगा कि 90 मार्क मिलाना कितना आसान है। तो ये आसानी से हमें प्राप्त करने के लिए ये आसानी से प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें इन ट्रिकों को समझना बेहद जरूरी है। तो चलो, ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए आज हम इस ट्रिक को आसानी से समझ लेंगे। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि एक तो हमारा 150 मार्क का पेपर है, और वो उसके लिए टाइम भी 150 मिनट का है। बराबर, इन 150 मार्कों में से हमें सिर्फ 90 मार्क लेने हैं। 90 मार्क का मतलब है 60%। बराबर, यानी 60% मार्क आपल्याला या परीक्षेमधून मिळवायचे आहेत। आणि आपण कुठल्याही कास्टचे असो, ओबीसी असो किंवा एससी एसटीचे असो, तरी आपल्याला त्या ठिकाणी जे 82 मार्क मिळवायचे, म्हणजे 55% मार्क मिळवायचे। बरोबर, ये प्राप्त करने से पहले भी हमें यहाँ पर 90 मार्क लाना बहुत जरूरी है। यानी आप कौन से भी कास्ट के हो, जो भी कुछ हो वो, क्योंकि आपको कहीं भी ये मार्क दिक्कत ना लाए। जैसे कि जिस भी रेशो में आपको जाना है, जहां भी आपको जॉब लगनी है, मानो आप एससी एसटी के हैं लेकिन आपकी ओपन कैटेगरी की है, तो आपको ओपन कैटेगरी से मार्क लेने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से हमें कहीं दिक्कत ना आए, ये सोचकर हमें 90 मार्क लेना बहुत ही जरूरत और अहमियत वाला है। इसीलिए आज का एक क्लास आपको बहुत ही मनोरंजन पूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्ञान देकर जाने वाला है, और ये ज्ञान हमें इस एग्जाम के जरिए लेना है। तो आप सब रेडी हैं? आप रेडी हैं, यस और नो? यस सर। हाँ यस यस सर। सर। हो सर। यस सर। यस सर, यस सर। अभी सबसे पहले होता है, अभी आपने टीईटी दी है, तो टीईटी में ये ट्रिक्स नहीं चलते। टीईटी और सीटीईटी में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले टीईटी पेडागोजी है, जिसमें आपके विचार डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और वो विचार कैसे है, तो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ के जो क्वेश्चंस है, यहाँ जो क्वेश्चन फॉर्मेट बनता है, फिर वो किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि क्वेश्चन के टाइप से लेकर, कि क्वेश्चन का हर एक टाइप होता है, कि कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्वेश्चन निगेटिव होते हैं। अभी यहाँ पर व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पॉजिटिव एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द निगेटिव, ये हमें मालूम होना जरूरी होता है। जो भी क्वेश्चन, अब मैं यहाँ पर एक्चुअली प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको, सिर्फ ये नहीं बताऊंगा ये पॉजिटिव होता है वो निगेटिव होता है। तो एक्चुअल तुम्हारे सामने ये बेसिक बताने के बाद तुम्हारे सामने एक डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, और आपको पहचानना है कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है कि निगेटिव है। जब पॉजिटिव क्वेश्चन आता है, मानो ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो
जब क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो उसमें के कुल कितने ऑप्शन होते हैं? कुल मिलाकर एक क्वेश्चन को कितने ऑप्शन है हमारे यहाँ पर? कितने हैं? 4 ऑप्शंस। 4 है, बराबर। 4 तो ऑप्शंस। बराबर, तो 4 4 ऑप्शन ऑप्शन। सामने है। जब क्वेश्चन क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो ज्यादातर उसके जो 3 ऑप्शन होते हैं, 4 में के कुल मिलाकर 3 ऑप्शन जब होते हैं, वो आंसर एक तो 3 पॉजिटिव होते हैं या उसमें का एक निगेटिव होता है, बराबर। जब पॉजिटिव क्वेश्चन होता है तो उनमें के 3 क्वेश्चन ये निगेटिव होते हैं, 3 क्वेश्चन निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होता है, और वो आपका सही आंसर होता है। वो आपका क्या होता है? सही आंसर होता है। देखो ये ट्रिक है, इसको ठीक से समझना है कि जब क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो उनमें के 3 क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो निगेटिव रहते हैं, जो हमारे आंसर होते ही नहीं है, और उसमें का एक जो होता है वो होता है पॉजिटिव। अब देखो कि पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीन पियाजे की सिद्धांत में से है, सिद्धांत में से है, ये है जो है ये पॉजिटिव क्वेश्चन होगा। यानी 3 जो दिए हैं ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 3 जो ऑप्शन है वो आपके जीन पियाजे के होंगे ही नहीं, सिर्फ उसमें एक ही जो ऑप्शन है वो जीन पियाजे का होगा, तो वो आपका सही आंसर होगा, वो पॉजिटिव हो गया। यहां पर समझ में आया मुझे क्या बताना है? समझ में आया? ऐसा ना यस सर। हाँ कि सर। जो आपका यस ऑप्शन सर। है, यस सर। ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। और एक बताता हूं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विकास के महत्वपूर्ण लक्षण हैं? ये क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अब जब क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो निम्नलिखित में से कितने कितने ऑप्शन निगेटिव होंगे और कितने ऑप्शन पॉजिटिव होंगे? 3 3 निगेटिव। निगेटिव, एक पॉजिटिव। करेक्ट, 3 निगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव होंगे। कभी कभी यहाँ पर ऑपोजिट हो जाता है कि कभी कभी क्या ऑपोजिट होता है कि दिया गया आंसर जो है यहाँ पर कभी कभी 3 पॉजिटिव होते हैं, 3 पॉजिटिव होते हैं और जो ऑप्शन हमारा सही होता है वो निगेटिव होता है। फिर जब 3 यानी एक से ज्यादा जब क्वेश्चन पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे तो हमारा सही आंसर कौन सा होता है? सही आंसर कौन सा होगा? निगेटिव। करेक्ट। नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या सोचा, देखो हमने अब यहाँ पर हमने क्या सोचा है कि जिसकी संख्या ज्यादा वो कभी हमारा आंसर होगा क्या? वो कभी हमारा आंसर होगा क्या? नहीं सर। नहीं नहीं। कभी कभी नहीं होगा। यानी एक तो 3 यानी एक से ज्यादा अगर वो पॉजिटिव होंगे तो हमारा वो आंसर कभी नहीं होंगे, एक से ज्यादा अगर हमारे निगेटिव होंगे तो वो हमारे आंसर कभी नहीं होंगे। यानी एक वन मैन शो अकेला आंसर अगर रहेगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा, वो फिर पॉजिटिव हो या निगेटिव। समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन को आसानी से देखना है, क्वेश्चन को आसानी से समझना है। फर्स्ट ऑफ पहले क्या करना है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखो, क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखने के बाद वो अगर निम्नलिखित में से ये है, अगर ऐसा आएगा तो वो होगा पॉजिटिव। फिर निगेटिव क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा जीन पियाजे का सिद्धांत नहीं है, नहीं है अगर ये वर्ड आएगा तो ये आंसर क्या होगा? क्या होगा? ये क्वेश्चन क्या होगा? निगेटिव। निगेटिव। निगेटिव होगा। निगेटिव। क्वेश्चन क्या निगेटिव। है? जब क्वेश्चन निगेटिव है तो निगेटिव। मानो 4 ऑप्शन रहेंगे, सेम टू सेम इसमें भी 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से निगेटिव जो रहता है उनमें 3 पॉजिटिव आंसर रहते हैं और एक निगेटिव रहता है, और जो 3 जो पॉजिटिव आंसर रहते हैं वो जीन पियाजे के उत्पत्ति हैं, और एक होगा वो जीन पियाजे का नहीं होगा। जो नहीं है वही हमें देखना है। तो सबसे पहले
क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, हमें डायरेक्टली ऑप्शन पर नहीं आना है। जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, तभी आपको ऑप्शन को पढ़ना है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन को आधा अधूरा पढ़ते हैं और आगे का नहीं पढ़ने की वजह से अभी हम मुझे मालूम है बोलकर आप क्या करते हैं, ऑप्शन में आते हैं और गलत आंसर को आप चयन करते हैं। वो आपको वहां पे वैसा नहीं करना है। आपको क्या केयरफुली करना है, आपको क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले टोटली क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि ऑप्शन की ओर जाना है, न कि डायरेक्टली। सबसे पहला केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। ओके। अब दूसरी बात, मैंने जब आपको क्लास आपने ज्वाइन किया तब पहला मेरा एक स्टेटमेंट था कि मेरे सामने कौन सा एक गधा भी लाके ठहरा करेंगे तो मैं उसको सीटेट क्वालिफाई करा के दे सकता हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट था, है और रहेगा भी। यस और नो? मैंने कहा था कि नहीं? मैंने क्या कहा? Yes, sir. आसानी से हाँ मैंने सर। इतने आसानी से कहा कि गधा भी लाके ठहरा करेंगे तो उसको क्वालिफाई करा दूंगा। वाह, क्यों कहा मैंने? क्योंकि यहाँ पर दिमाग की जरूरत है, ज्यादा पढ़े की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं, आपने 3 इडियट मूवी देखी है? यस और नो? हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. यस सर। दो यस सर। कैरेक्टर, उसमें 2 कैरेक्टर महत्वपूर्ण है। एक है रैंचो Rancho. और दूसरा है चतुर। बराबर, दूसरा है चतुर। अब इस रैंचो और चतुर में से आपको कौन प्रिय है? कौन प्रिय है आपको? Rancho. रांचो। Rancho. क्योंकि वो हीरो है बोलकर, आमिर खान है ना उसमें, वो हीरो है बोलकर वो पसंद है, सोचता है। अलग सोचता है नहीं सर, क्या? वो हाँ, अलग सोचता वो है, सबसे अलग सोचता है इसलिए। इसलिए। हाँ, अलग करता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो रैंचो है वो है शहाना, और जो तुम्हारा चतुर है वो है होशियार। होशियार और शहाना, इनमें फर्क है, जिसको हम समझदार बोलते हैं। शहाना का मतलब समझदार वगैरह। तो शहाना इंसान क्या करता है कि जो जहां पे जिस तरह का चाहिए उसमें वो लचीलापन होता है। जैसे कि मम्मी के पास क्या बोलना है, पापा के क्या पास बोलना है, ये जिसको पता होता है वो होशियार नहीं होता, वो शहाना होता है। जैसे कि अगर मानो आपको एक मोबाइल चाहिए तो आप किसके पास मांगेंगे? सबसे पहला किस, डायरेक्ट पापा को मांगेंगे आप मोबाइल? नहीं मम्मी। सर। मम्मी के पास पहले। मम्मी के पास। क्यों? आपने क्यों मम्मी को चयन किया? क्योंकि मम्मा मम्मी पापा को समझ रहती है इसलिए। हाँ हाँ, किसके पास क्या मांगना है ये जिसको समझ में आता है वो शहाना है। बराबर। उसी तरह से ये जो ब्रेन का इस्तेमाल करते हो ना इस वक्त, उसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यही ट्रिकों का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है? ये आपको पॉजिटिव और निगेटिव समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। Yes. यस हाँ सर, सर। आया तो, सर, तो समझ फिर में आया। आपको कितना समझ में आया ये आप देखेंगे। आपको ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये समझ में आया कि नहीं आया, ये देखने के लिए मैं आपके डिस्प्ले पे ये लाता हूँ क्वेश्चंस। क्वेश्चन को पहले पढ़ो, जल्दबड़ी अजीब बात करना नहीं है। और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ये बोलने के बाद ऑप्शन की ओर जाना है, और इसका आंसर आपको खुद को निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और जानो वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। निगेटिव है सर। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन निगेटिव है। आप बोल रहे हैं बोलकर अभी मैं यहाँ पर मेरा दिमाग नहीं चलाऊंगा। ओके, ठीक है, निगेटिव है तो निगेटिव। आपने कहा, मैंने यहाँ पर लिख दिया ये निगेटिव है। अब उसमें से आपको ऑप्शन निकालने हैं। ये ऑप्शन कैसे होने वाले हैं? पॉजिटिव होने वाले कि निगेटिव होना है? पॉजिटिव। सर लास्ट ऑप्शन। सही है तो सर बी। निकालना है। बी सर। बी सर। बी। बी सर। बी सर। बी। बी। डी सर। लास्ट ऑप्शन। बी सर। बी ऑप्शन सेकंड। बी सर। बी, ये आपका आंसर है बी। ओके, मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, सर्कल कर दिया है।
और इसका आपका आंसर है, जैसे मैंने लिख दिया। आपने जो आंसर निकाला, मैंने क्या कहा था, मैंने सीधा आंसर कहा था कि आंसर निकालना नहीं है। मैंने आसानी से कहा था, क्या कहा था, सबसे पहले को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये कहने को कहा था, बराबर। फिर भी आपने क्या कर दिया, डायरेक्टली आंसर की ओर चले गए और आपने आपका डब्बा मार लिया। ठीक है, अगर ये कहा है तो ये आंसर सही है कि गलत है, ये देखने के लिए सबसे पहले हम अपने ट्रिक क्या है वो और एक बार दिखाता हूं। क्या है अपनी ट्रिक? ट्रिक नंबर 1 क्या है आपकी ट्रिक, कि क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है पहले देखो। अगर वो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो उसमें के 3 ऑप्शन निगेटिव होंगे और एक सेक्शन पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव है वही आपका सही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो उनमें के 3 पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होगा। जो निगेटिव होगा वही आपका आंसर होगा। चलो फिर एक बार आपके डिस्प्ले पर वही क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, यानी बच्चा जब पढ़ता है और वो जब गलतियां करता है और गलतियों से उसकी मिसकंसेप्ट निर्माण होती है। अगर मैंने मानो फूल को मैंने पानी कहा तो ये सही है कि गलत है? मैंने पढ़ते वक्त मेरी कंसेप्ट अगर मैंने गलत की तो वो सही है कि गलत है? मेरी पढ़ते वक्त गलतियां गलत है करना, सर। मैंने पढ़ते गलत। वक्त गलतियां करना, बच्चा जब स्टूडेंट पढ़ता है तो उसके हाथ से गलतियां होती ही हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि हमने लर्निंग थ्योरियों में आगे देखने वाले, फिर भी हमें पता है ट्राई एंड एरर, गलतियां करो और सीखो, और गलतियां करना अच्छी बात है। इसमें सबसे पहले अपने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है उन्होंने कहा था कि जो गलतियां करता है वही जिंदा इंसान है। जो गलतियां करता है वही जिंदा इंसान है, क्योंकि क्योंकि गलतियां करना जिंदे इंसान की एक पहचान है। क्योंकि जो गलतियां करता है इसका मतलब वो सीखता है, और जो गलतियां करता नहीं है और गलतियों के डर से वो सीखता नहीं है इसका मतलब वो मरा हुआ है। जे करतच नाही काही, एखाद्याला बघा काहीतरी भीतीनं मी अपयशी होईल म्हणून तो शिकत नसतो, भीतीमुळे शिकत नाही, आणि मग शिकला नाही की चुकलाच नाही, शिकला नाही चुकला नाही। एका माणसानं गाडी चालवायचं शिकवलं, मग ठरवलं, पण तो भेला, ऍक्सिडेंट झालं तर, आणि म्हणून त्याने गाडीच चालवली नाही, मग त्याला कशाचा अनुभव येणार आहे का हो? त्याला अनुभव येणार आहे का? नाही सर. नाही। त्याला अनुभव कधी येणार आहे? जेव्हा तो गाडी चालवेल, आणि गाडी चालवताना क्लचवर ब्रेकवर पाय असला पाहिजे, आणि त्याच्या वेळेस त्याच्याकडून चुका होणार आहे, आणि त्या चुका होणार आहे म्हणून त्याने शिकायचंच नाही का? त्यांनी शिकायचंच नाही का? शिकायचं ना. ठीक है, इसका मतलब ये, ठीक है, ओके। यहाँ पर कंसेप्ट तय हुआ, और ये जो क्वेश्चंस है ये निगेटिव न होकर ये है पॉजिटिव। ओके, ये क्वेश्चन निगेटिव न होकर ये क्वेश्चन है पॉजिटिव। इसका मतलब निम्नलिखित में से 3 ऑप्शन निगेटिव होंगे और एक ऑप्शन होगा पॉजिटिव, और जो ऑप्शन होगा पॉजिटिव वही होगा हमारा आंसर। करेक्ट? क्लियर? डाटा क्लियर? यस सर. बस सर. यस सर। हाँ, ये पहली बार आपकी गलतियां है, ये गलतियां होना ही है, क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हैं। ये जो लर्न कर रहे हैं, फिर ये अच्छा है कि अभी जो आपने गलती की, क्वेश्चन को मैंने कहा था पहले क्वेश्चन को पढ़ो ये करो, फिर भी आपने गलती की, फिर आपकी ये गलती अच्छी है या गलत है, यही कह रहा है वो, यही तो क्वेश्चन है वो, यहाँ पर आप पर ही वो डिपेंड होता है। तो चलो देखेंगे, ये ऑप्शन देखेंगे अभी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है ये जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट और विघ्न है, यानी आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां आपका मिसकन्सेप्ट, जो कंसेप्चुअल आपका जो बनता है, ज्याला आपण संकल्पना म्हणतो, वो शिक्षण अधिगम यानी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में वो रुकावट है, और रुकावट की वजह से आप सीख नहीं पाते। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव। निगेटिव सर. ठीक है, निगेटिव निगेटिव। सर। ठीक है, अभी मैं आप पर सौंप रहा हूं, फिर मैं आप पर सोच रहा हूं। ये
पहले मैंने यहाँ पर क्लियर किया, आप गलत थे, आपको मैंने ठीक किया। अब यहाँ पर आपके हिसाब से निकालेंगे, फिर मेरे हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, यानी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये जो गलतियां हैं उसको क्या करना है, अनदेखा करना है। पॉजिटिव कि निगेटिव? नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव नेगेटिव सर। निगेटिव। ज्याचं माईक बिनकामाचं चालू आहे त्यांनी थोडं बंद करा, मला वेळ नाहीये तिकडे जाऊन ते बंद करायला। ओके, आता पुढे आगे, ये आपका जो सुन रहा हूं मैं बोल, अभी देखो, सूचित करती है, यानी ये कंसेप्ट ये सूचित करता है कि सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती है। यानी ये सूचित करता है कि जो बच्चे की क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटीज होती है, वो बड़े बच्चों के या फिर आदमियों के हिसाब से उसकी तुलना में ये निम्न होते हैं, निम्न यानी लोअर लेवल के होते हैं। यस और नो? पॉजिटिव की Yes, sir. निगेटिव? नेगेटिव है ये। नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, अब क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी ये जो लर्निंग एरर करना, गलतियां करना, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक पहल है, एक नया कदम है, या आप सीख रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है, प्लस है कि माइनस है? प्लस। पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव, वाह, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपने बताए हुए इंफॉर्मेशन के ऊपर से ये प्रश्न पॉजिटिव है और 3 निगेटिव हैं, 1 पॉजिटिव है। और मैंने पहले जब बताया था आपको कि क्वेश्चन जब पॉजिटिव होगा तो निम्न में से 3 जो ऑप्शन है वो निगेटिव होंगे और 1 ऑप्शन पॉजिटिव होगा जो तुम्हारा आंसर होगा। तो आपके डाटे के ऊपर से ही इसका आंसर सही कौन सा है, अभी तुम मुझे बताओ। डी लास्ट। डी सर लास्ट। ये ऑप्शन। आंसर, हाँ, ये आपका अभी का कहना है। हाँ, ये अभी नहीं सर, पिछले बार भी हमने डी बोला था। डी तो ये आप अकेले ने बोला था और वो भी शुरू में बोला था, और बाकी जो आपकी होने के बाद लगातार सभी बच्चों ने इसको बी को यहाँ पर क्या किया था, आंसर बताया था, डायरेक्टली आंसर ही बताया। अभी आप मुझे बताओ किसका आंसर सही है और कौन सा सही है, आप ही बताओ। मैंने नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी तो नहीं किया। डी सही है। और किसको लग रहा है, और किस किस को लग रहा है? डी Yes, sir. D. डी सर, डी सही है सर। डी सही है। पॉझिटिव्ह वाटायले सर आता। आता डी पॉझिटिव्ह वाटाले, आता डी वाटाले म्हणे, हो, छान। तुम्ही समजून सांगितल्यावर सर। मग तेच म्हणतो ना मी, हे ट्रिक का शिकवत आहे की आपण पहिले विचार काय करत होतो आणि इथं नेमकं काय विचार करावयाचा आहे। हमारी आम्ही काय विचार केला सर, जे हे आहे ते पॉझिटिव्ह असेल, म्हणजे नहीं, तुम्ही तुम्ही म्हणला होतात ना। हाँ, अभी तुम्हें वो इसका इस्तेमाल करके दिखाओ, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में क्या अंतर है। ते मग अशी काय ते हे म्हटल्यानंतर आम्ही का तसंच केलं, आणि जे नाही ते निगेटिव्ह। चूक लक्षात आली का तुमच्या? हो तुमची सर, चूक आली लक्षात आली का? आली काय चूक सर। होती? क्या गलतियां थी तुम्हारी, तुम्हारी गलतियां क्या थी? आम्ही नीट वाचलंच नाही सर, वाचून आम्ही निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह हे बघितलं नाही। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा सर। हाँ, हाँ, और क्वेश्चन आंसर भी हमने अच्छे से नहीं पढ़े, हमने अच्छे से नहीं सिर्फ पढ़ा, है नहीं। हाँ, और गलतियां आपने क्या की कि डायरेक्टली ऑप्शन ठीक सीधा न पढ़ते हुए, उसका मीनिंग समझ में नहीं लेते हुए डायरेक्ट आपने आंसर को चयन किया, और ऐसी गड़बड़ी आप एग्जाम में भी करते हो और इसी गड़बड़ी की वजह से आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो। सबसे महत्वपूर्ण ये हाँ, है, सर. ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद केयरफुली पढ़ना है, और इसकी आदत आज से डालो, यानी 15-20 दिन में वो समझ में आएगा। जो आज मैं जितने भी ट्रिक पढ़ाऊंगा वो ट्रिक के जरिए जब कल 150 मार्क का पेपर आप देंगे उसमें आप आराम से 90 के ऊपर जाओगे।
इसी ट्रिक की वजह से। यस सर नो? यस सर, यस सर। कंसेप्ट क्लियर? अब देखो आपकी और गड़बड़ी क्या करती है, कैसे करती है, आपको कितना समझ में आया और क्या गलतियां अपने अभी की वो अगले क्वेश्चन में दोहराओगे क्या। तो आपके सामने ये क्वेश्चंस, सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, मेरा इंस्ट्रक्शन और एक बार सुनो। क्वेश्चन को पढ़ो, उसको तय करो पॉजिटिव है कि निगेटिव, फिर ऑप्शन की ओर जाओ। ऑप्शन की ओर जाना गड़बड़ मत करो, आंसर निकालने की भी गड़बड़ मत करो, सबसे पहले पॉजिटिव निगेटिव निकालो। और आपकी स्क्रीन के जो पेन है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हॅलो सर. हॅलो हाँ सर, मीटिंग मधून ऑटोमॅटिकली बाहेर पडायला सारखी. आता ते काय? माहित झालं माझं मीटिंग मधून ऑटोमॅटिकली बाहेर पडायला सर. काय प्रॉब्लेम नाही, जॉईन पण होत आवाज येईना, नाही परत. आवाज येईना, कोण बोलतंय? मी काय बोलतो सर, काय झालं? मीटिंग मधून बाहेर पडायला ऑटोमॅटिक. ते अचानक पडत असेल तर एक तर पहिलं म्हणजे डाटा संपलेला असेल आणि दुसरं म्हणजे तुमचं रेंज नसेल, या दोन गोष्टी चेक करा. मीटिंग मधून बाहेर पडत असेल तर डाटा चेक करा पहिलं पटकन. आहे सर डाटा. नाही, रेंजचा प्रॉब्लेम आहे. माझ्याकडे तर फुल रेंज आहे आणि सगळ्याला आवाज पण चांगला येतोय सध्याला. तुमच्याकडे रेंज आता रेंज तुमच्याकडे कमी आहे मॅडम, रेंज मध्ये बसा. ओके. ओके, क्वेश्चन यहाँ पर पॉझिटिव्ह आहे. क्वेश्चन क्या है? पॉझिटिव्ह आहे सर क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव है आपके डाटा के हिसाब से, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कौन कौन से ऑप्शन इसमें पॉजिटिव और निगेटिव है और फिर आंसर। सर C1 इज पॉझिटिव्ह ओनली. हा सर. ए बी डी पॉजिटिव। निगेटिव्ह. बाकीचे निगेटिव्ह आहेत सर. ज्यांना माईकची गरज नाही त्यांनी माईक बंद करावं. या प्रश्नामध्ये सर 3 उत्तर म्हणजे निगेटिव्ह आहेत आणि एकच पॉझिटिव्ह आहे. आपके मुताबिक आपने जो डाटा दिया है उससे हिसाब से एक क्वेश्चन पॉजिटिव है और 3 निगेटिव हैं, एक पॉजिटिव ऑप्शन है। जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो निम्न में के 3 ऑप्शन निगेटिव होते हैं और एक पॉजिटिव होता है, और जो पॉजिटिव होता है वही हमारा आंसर होता है। ऐसे हमने पिछले इसमें देखा था। यस और नो? यस और नो? उसी के हिसाब से मैं मेरी ओर से, यानी जो लोगों को समझ में आया वो 3-4 ही लोग थे जिन्होंने सही आंसर की ओर जाने की कोशिश की और उसका आंसर निकालने की भी कोशिश की। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या है क्वेश्चन? अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाले विद्यार्थी का समर्थन करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर, यानी फर्स्ट जनरेशन वाला यहाँ पर लड़का है। मानो एक लड़का है। अब फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या है? कौन बताएगा यहाँ पर क्या मतलब है?
अपनी पीढ़ी में पहली बार विद्यालय जाकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी। त्याच्या हाँ त्याच्या कुटुंबात पहिल्यांदा शिकायला जाणारा, त्याच्या कुटुंबात पहिल्यांदा का तो पहिलाच व्यक्ती आहे जो शिकत पहिलाच आहे. व्यक्ती पहिलाच हा, व्यक्ती याचा अर्थ त्याचे आई वडील अनाडी आहेत. याचा अर्थ त्याचे आई वडील अनाडी आहेत, ज्यांनी शाळा कधी पाहिलेली नाहीये आणि त्यामुळे शाळेचा काही संबंध नाहीये. आणि बाकीचे काही भाऊ बहीण असतील ते पण शिकलेले नाहीयेत आणि हा असा एक बहादर आहे की तो शाळेत चाललेला आहे. त्याला म्हणायचं फर्स्ट जनरेशन. आपल्या भाऊपैकी आपण पहिला आहे जो शाळेत जाऊन शिकत आहे. मग तो लहानही असू शकतो, मधलाही असू शकतो किंवा मोठाही असू शकतो. तो ऐसा जो बच्चा है जो फर्स्ट टाइम स्कूल जाकर पढ़ रहा है, वो बच्चे का समर्थन करने के लिए, यानी उसको एक सपोर्ट करने के लिए, उसके बारे में एक अच्छा राय देने वाले जो कुछ करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, यानी ऐसे विद्यार्थी को किस तरह से ट्रीट करना है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इसका मतलब है. तो ये ऑटोमेटिकली ये जो क्वेश्चंस है ये बन जाता है पॉजिटिव. नेगेटिव कब होता है? जब इसमें नहीं है, अगर न वाले शब्द जब आते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है. तो ये हो गया पॉजिटिव. इसका मतलब आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहचाना पिछले क्वेश्चन के मुकाबले. फिर देखो अभी क्या करना है. विद्यार्थी को अध्यापिका से वैतनिक यानी प्राइवेट निजी शिक्षण लेने को कहना चाहिए. इसका मतलब यहाँ कह रहे हैं वो कि ट्यूशन लगाओ. इसका मतलब क्या कह रहे हो? ट्यूशन लगाओ. है क्या ऐसा लगाने की जरूरत? वो भी किससे लगाना है? वही स्कूल की उसी अध्यापिका से. ट्यूशन तो हम बाहर लगाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही उस स्कूल के ही से लगाना है या दूसरे टीचर से लगाना है. फिर तेरे यहाँ हम क्यों आ रहे हैं बाबा? अगर हमें ट्यूशन ही लगाना था, तेरे स्कूल में क्यों आ रहे हैं? तो ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ये नेगेटिव. गलत हो गया. निगेटिव, गलत. निगेटिव्ह. उसे बारंबार विद्यालयी अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना चाहिए. अगर वो स्कूल आ रहा है, इसका भी माइक बगैर काम का चालू है, वो बंद करे. बार बार मुझे बताने की कोशिश न करने के लिए कहें. उसे बारंबार विद्यालय अवधि के दौरान अपने आप पढ़ने के लिए घर भेज देना. तो स्कूल क्यों बुलाया उसको? यानी स्कूल का जो टाइमिंग है उस स्कूल के टाइमिंग में बार बार घर भेजो. किस लिए? सेल्फ स्टडी करने के लिए. अरे बाप रे, खुद से स्टडी करने के लिए स्कूल भेजना है, वो भी फ्रिक्वेंटली, यानी बार बार. क्यों? तू घर जा और फिर इधर आ, पढ़ कर आ, ये कर आ, फिर तुझे यहाँ पर क्यों रखा गया है? तो ये हो गया माइनस यानी निगेटिव. उसे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को सम्मानजनक महत्व देते हुए क्रियाकलाप तैयार करना चाहिए. यानी ऐसे बच्चा जो है, आपको पता हो गया कि ये अपने पीढ़ी में पहली बार पढ़ रहा है, तो ऐसे का सोशल, उसका कल्चरल जो इन्वायरमेंट है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको समझो और उसको रिस्पेक्ट दो. रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट देते हुए उसी तरह के एक्टिविटीज प्लान बनाओ. ये हो गया पॉजिटिव, जो उसके ख्याल किया गया. एक पॉजिटिव क्यों हो गया? कि वो बच्चे के परिवेश को जाना, वो बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोचा, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया. अब अंतिम, अभी यहाँ क्या हो गया है? ये 2 माइनस होने की वजह से ये मेजोरिटी यहाँ पर बन गई और एक पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पर मेजोरिटी कम हो गई प्लस की. इसका मतलब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये आंसर सही है, लेकिन गड़बड़ी नहीं करनी है. फिर भी चौथा ऑप्शन को हमें देखना ही है. उसे एक विशिष्ट विद्यालय में दाखिले के लिए भेजना चाहिए. उसे स्पेशल एजुकेशन को क्यों देना है? स्पेशल मतलब जो अपंग है, अपाहिज है, ऐसे वालों का एजुकेशन होता है. और ऐसे ये तो अपंग नहीं है, अपाहिज नहीं है, तो स्पेशल एजुकेशन में क्यों भेजेंगे? इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव. तो पॉजिटिव में से पॉजिटिव क्वेश्चन है, 3 निगेटिव हैं और एक पॉजिटिव बन गया. तो मेजोरिटी 3 निगेटिव की हो गई और एक पॉजिटिव हो गई. तो इसके हिसाब से हमारे जो पहले हमने पढ़ा था वो पॉजिटिव और निगेटिव का, उसके हिसाब से सही आंसर कौन सा है? C1. सी वाला. तो
करेक्ट। तो अभी आपने जो आंसर दिया वो हो गया सही, और आप पहुंच गए अभी 1 करोड़ के सवाल तक, यानी मतलब आप होशियार हो गए, आपको समझ में आ गया कि कैसे नेगेटिव होता है और कैसे पॉजिटिव होता है, और ये कल का जो एग्जाम है उसमें आपको ये बेनिफिट दे जाएगा। समझ में आया? आप सभी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आपने सही आंसर दिया, क्वेश्चन को ठीक तरह से पहचाना। ओके, ठीक है। अब देखेंगे न्यू वाला ऑप्शंस। चलो अब देखो, ये है तुक्का। तुक्का कभी कभी क्या होता है, मैंने पढ़ा सर, पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, नहीं नहीं नेगेटिव है, नहीं नहीं पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, नहीं पॉजिटिव है, समझ में नहीं आ रहा, अर्थ ही नहीं समझ रहा। ऐसे बहुत सारे होता है। आपको हुआ कभी कि क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आता सर? ऑप्शन का तो पूछो मत, क्या है वाह अल्लाह, क्या है, बहुत दिमाग बार निकाल होता है। तो ऐसे वक्त अब जब एक ऑप्शन रहता है कि आपने आपके विचार को थमा दिया है, आपने आपके दोनों हाथ टेक दिए कि इसका आंसर मुझे नहीं निकलेगा, इसका आंसर मेरा होना ही नहीं है सर, ये मेरा आंसर नहीं होगा सर, ये मुझे नहीं आएगा सर, इसका आंसर मुझे नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो याद रखिए ट्रिक नंबर 2 को। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि जब बड़ा आंसर आपको चुनना है तो याद रहे कि वो बड़ा आंसर पॉजिटिव हो। इसका मतलब देखो अभी क्या करना है कि जब क्वेश्चन आपको पता नहीं होता और ऑप्शन आपको सही चुनना है निम्न में से, तो याद रखना है कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, यानी लेंथ में जो बड़ा आंसर ऑप्शन होगा उसको आपको आंसर बोलकर चयन करना है, फिर वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। ओके, क्लियर? समझ में आया? यहाँ पर समझ में आया की जो ऑप्शन आपल्याला सगळ्यात येस सर. मोठा येस सर. त्याचं उत्तर आपल्याला माहितच नाही, परंतु त्याचा ऑप्शन सगळ्यात मोठं लांब सडक आहे, तो आपलं उत्तर असणार आहे, ज्या वेळेस तुम्हाला त्याचं उत्तर कळत नाही त्यावेळेस. तर प्रश्न तुमच्या समोर अशा प्रकारचं आणि उत्तर सांगा आता. सी सी ऑप्शन. यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव भी कर सकते हैं आप, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। सर. हाँ, सबसे लंबा है बोलकर नहीं नहीं, पढ़ा है ना सब. तो अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूति सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अब ये सहजानुभूति सिद्धांत क्या है, ये जिसको मालूम है वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। कभी कभी ये सहजानुभूति क्या है वो समझ में भी नहीं आता। हाँ, ये कौन सी थ्योरी है, कब पढ़ाया था, क्या है, कभी कभी नहीं ऐसे क्वेश्चन मालूम होने वाले जब क्वेश्चन होते हैं, ये सहजानुभूत, अमुक भूत, तमुक भूत, ऐसे बहुत आते हैं। तो उस समय जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक ही तुक्का लगाना है, एक ही काम करना है, जो सबसे लंबा वाला क्वेश्चन है उसको आपको चयन करना है, जिसमें प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देना है। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, इसीलिए आपने उसको सी को किया। यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है पॉजिटिव है कि निगेटिव है वो देखो, पॉजिटिव निगेटिव में से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर सबसे लंबा वाला क्वेश्चन को तुक्का लगाना है। ठीक है, तो ये आपने जो क्वेश्चन दिया है वो सही है। वो क्या है? सही है। वो सही इसलिए है क्योंकि वो सबसे लंबा है और उसका आंसर का भी सबसे बराबर आंसर है। इसका मतलब आपको ये ट्रिक समझ में आई? यस और नो? यस सर. यस सर. यस अब सर. अब ट्रिक नंबर 3, अब ट्रिक नंबर 3 देखना है। ट्रिक नंबर 3 क्या है? देखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी हमें पॉजिटिव निगेटिव, मानो पॉजिटिव भी समझ में आया तो कभी कभी क्या होते हैं, चारों भी ऑप्शन हमें पॉजिटिव दिखने लगते हैं, चारों भी ऑप्शन हमें पॉजिटिव दिखने लगते हैं, कभी कभी चारों भी हमें ऑप्शन निगेटिव दिखने लगते हैं, कभी एक पॉजिटिव दिखता है, कभी एक निगेटिव दिखता है, कभी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी 2 पॉजिटिव दिखने लगते हैं और 2 निगेटिव दिखने लगते हैं।
2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव। तो ये संभ्रम निर्माण हो जाता है कि क्या करें। तो जब भी आपके ऑप्शन में उपरयुक्त सभी ऐसे जब क्वेश्चंस आता है तो आंख मूंद कर आपको उसको ट्रिक करना है। याद रहे क्वेश्चन को पढ़े बगैर उपरयुक्त सभी को टिक नहीं करना है। नहीं तो कब कब हम क्या करते हैं, सर ने कहा था उपरयुक्त सभी कुछ करो और आपने डायरेक्टली ऑप्शन देखा, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं और डायरेक्टली किया। क्वेश्चन सही हो जाएगा, आंसर बराबर आएगा, मार्क मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी गलती ये होती है कि उसमें भी कुछ ना कुछ होते हैं, उपरयुक्त से सभी, ऊपर में से कोई नहीं, ऐसे भी रहता है। ठीक से देखो और ये देते वक्त याद रखना है कि इसमें से जो भी कुछ ऑप्शन है वो अधिक होना है, यानी सबसे ऊपर में से। कभी कभी ऐसे भी आता है, देखो ए में से सही है, बी सही है, लेकिन ये गलत है। कभी कभी का देना दोनों विकल्पों में से सही है। पहले 2018 के पहले उपरयुक्त सभी वाले क्वेश्चंस ज्यादा आते थे, लेकिन 2018 के बाद ये या बी दोनों विकल्प सही हैं या दोनों विकल्प गलत है, ऐसे वाले थोड़े ज्यादा आ रहे हैं। वो भी एसएसटी में आ रहे हैं ज्यादा। कहाँ आ रहे हैं? एसएसटी में ज्यादा आ रहे हैं। और एक जगह आ रहे, वो है मैथ्स और साइंस, एमएस में भी वो ज्यादा आ रहे। तो हमें याद रखना है उपरयुक्त में से सभी और ए और बी दोनों विकल्प सही, इनको हमें क्या करना है, ट्रिक। ये क्या है? ट्रिक नंबर 3 है। जब दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको सब पता नहीं होता और उनमें से एक ऑप्शन उपरयुक्त से सभी या ए और बी दोनों सही है, ऐसे वाला आता है, तो आपको उसको चयन करना है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। और ये फिर तीसरा है कि हम जो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर, ट्रिक नंबर 4 कि जब भी हम सीटेट का पेपर देंगे, सीटेट सी तुम्ही ज्याला म्हणता, याचा पेपर देत असताना हे पेपर आहे पूर्णपणे विद्यार्थ्यांच्या संदर्भामध्ये। कुठल्या? तर 1ली ते 5वी आणि 6वी ते 8वी ह्या स्तराच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे। इस स्तर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और तुम जहां जाकर पढ़ा रहे हो वो पढ़ा रहे हो स्कूल में, वहां के छात्रों को यानी विद्यार्थियों को पढ़ाने का स्कूल एक ज्ञान मंदिर है और उसमें विद्यार्थी एक भगवान है। तो ये विद्यार्थी अगर भगवान उसको मानेंगे, अगर बच्चों को तुम सम्मान दोगे, जब भगवान को सम्मान नहीं दोगे तो किसको दोगे? अगर तुम जिस बच्चे को भगवान मानोगे तो भगवान को तुम सम्मान दोगे। तुम्हारा खुद का ये चेक करो, नेटवर्क चेक करो, नेटवर्क में बैठो। बाकी सभी बच्चों को मेरा आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ यस सर। तो आपके अकेले की प्रॉब्लम है, वो नेटवर्क में बैठो। और यहाँ पर जिस मंदिर में आप जा रहे हो, जिसके लिए, वो है बच्चा, और उस बच्चे को तुम्हें क्या मानना है? भगवान मानना है। जिस दिन बच्चों को तुम भगवान मानोगे, और ये भगवान तुम्हें सीटेट होने तक मानना है। कब तक मानना है? सीटेट जिस दिन हो गया उस दिन भगवान मानना छोड़ दो, क्योंकि भगवान अगर बच्चों को मारोगे तो तुम एक्चुअली स्कूल में बच्चों को पीटोगे नहीं, और बच्चों को पीटेगे नहीं तो बच्चा तुम्हारा सुनेगा नहीं, तो कंफ्यूज हो जाएगा। आदर्श लाइफ में क्या करना है वो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या करना है वो इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें क्वालिफाई होना है। तो बच्चों को क्या मानना है? भगवान। बच्चों को तुम अगर भगवान मारकर ये पेपर दोगे तो बच्चों को तुम्हें एक्चुअली में क्या करोगे? सम्मान दोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे। ठीक है? मानोगे आप बच्चों को भगवान मानोगे? यस सर। बच्चों को रिस्पेक्ट दोगे? हाँ सर। बच्चों को अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो एक्चुअली ये आंसर सही हो जाएगा। तो आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस तरह, देखो ऑटोमेटिकली आपका आंसर सही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चों को भगवान नहीं मानेगा वो गलत हो जाएगा।
सी ऑप्शन सर, सी। शोर मचाने का ऑप्शन कारण सी सर। जानेंगे। सर सी आएगा। सी जी सर। सी सर। बी पर किसी ने सर तो लगाया ऑप्शन नहीं। सी बी पर ऑप्शन। किसी ने तो देखो अभी क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और फिर आंसर की ओर जाएंगे। क्वेश्चन क्या है देखो, कि एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है। आप 5वीं कक्षा हो, कौन सी कक्षा का है बताया नहीं, लेकिन बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है। आप शिक्षक के नाते क्या करेंगे? अब यहाँ पर नीचे छोड़ दो, यहाँ के नीचे का मानो मत, और वो भगवान भगवान छोड़ दो। एक्चुअली में आप अगर होते तो क्या करेंगे, सच में क्या करेंगे? बच्चे स्कूल में शोर मचा रहे हैं, क्या कर देंगे आप? क्या करेंगे? ऑप्शन ए। सच्चाई। पनिश करेंगे, पनिश। उसको शोर हाँ मचाने का पनिश कारण ही करेंगे। पूछेंगे। करेक्ट। ये रियल लाइफ में होता है। ये कहाँ पर होता है? रियल लाइफ में बच्चे शोर मचाते हैं, हम एक लकड़ी लेते हैं, छड़ी लेते हैं, डंडा लेते हैं, उसको पीटते हैं। यस और नो? यस। यस लेकिन ये एक्चुअली लाइफ में होता है, और ये हम कर रहे हैं इसीलिए गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया कि हमें बच्चों को पीटना नहीं है। नहीं। ये हमारी एक्चुअली हरकत की वजह से हुआ है। हम मानेंगे नहीं। हम किसकी पूछ की तरह हैं? हम सुधरेंगे नहीं। किसकी पूछ की की सर। हाँ, नहीं मुझे मालूम नहीं किसकी पूछ, लेकिन पूछ की तरह है। हाँ, मैं मुझे बता नहीं। तो क्यों हम ऐसा करते हैं? तो ये एक्चुअली करना पड़ता है, ये एक्चुअली में करना पड़ता है, इसीलिए हमने किया। लेकिन जब हम सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ बच्चों को भगवान मानना, गुस्सा आने दो। एक्चुअल में वो गलत हो, रियल लाइफ में हम ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन सीटेट में करना है। एक बच्चा क्लासरूम में शोर मचा रहा है तो बच्चे को हमने क्या माना? भगवान माना। ये बच्चे की जगह आपको इंसर्ट करना है भगवान। भगवान। तो क्या हो गया क्वेश्चन? एक भगवान क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो आप शिक्षक के नाते क्या करें? अब भगवान को मारने की, अभी यहाँ पे ये भगवान रखकर आपको प्रश्न के ऑप्शन पढ़ने। आप उसे दंडित करेंगे, क्या आप भगवान को दंडित कर सकते हैं? भगवान को नहीं दंडित कर सर, सकते? नहीं नहीं। सर क्या नहीं। मजाल, क्या मजाल आपकी क्या मजाल भगवान को दंडित करेंगे? आपकी औकात ही क्या है भगवान को, भगवान को ना, शक्य नहीं। ओके, फिर देखो, उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे। किसको? भगवान को। भगवान के मंदिर से बाहर निकालेंगे। तू चले जा तेरे मंदिर से। अरे फिर तू मंदिर क्यों आया? जिस भगवान की वजह से तू मंदिर आया, उसी मंदिर से उसी भगवान को बाहर निकाल रहे हो। इट इज अ नहीं। रॉन्ग। तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या करेंगे? शोर मचाने का कारण जानेंगे। भगवान तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे से कुछ गलती हो गई? भगवान मेरे से नाराज हो? उसको पूछना है क्यों कर रहे हो भगवान। फिर भगवान बता देंगे कि भक्त तू मुझे आज प्रसाद देना भूल गया। तो ये शोर मचाने का कारण जानना बहुत जरूरी है। उसके माता पिता को स्कूल बुलाएंगे। किसके? भगवान के माता पिता को। तो भगवान के माता पिता को घर बुलाएंगे तुम? तुम्हारी क्या मजाल? यहाँ तुम्हारे से भगवान को नहीं देखा जा रहा, नहीं पूछा जा रहा है, और तुम्हारी मजाल है कि भगवान के माँ बाप को, यानी भगवान के भगवान को बुलाओगे। तो ये भी गलत है। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या गया? समझ में आया? कितना आसान एग्जाम है? समझ में यस आया? सर। कितना आसान एग्जाम? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड हो रहा है? यस सर यस। बोरिंग हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है कि क्या चल रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, सर क्या बता रहे हैं, कौन सी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, गलत बता रहे हैं, सर को समझ में नहीं आ रहा, सर पगला गए हैं, सर पगला गए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं सर। नहीं सर नहीं। नहीं सर। यानी इंटरेस्ट आ रहा इसका है सर। मतलब आप सब जगह पे हैं। ओके, आप सब जगह पर हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है, आप एकदम होशियार बच्चों की तरह हरकत कर रहे हैं। तो चलो अगली ट्रिक को देखेंगे, ऐसे मजेदार ट्रिक और अब देखेंगे। उनमें से एक है कि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के उत्तर हमें आ ही नहीं जाते। कितना भी करो, कौन सी भी ट्रिक लगाओ, कौन सा भी पढ़ाई को लगा दो, इतना सारा पढ़ लिया होता है लेकिन समझ में नहीं आता। अगर सही क्वेश्चन का ऑप्शन अगर हमें पता नहीं होता है तो फिर क्या करना है? हमने पॉजिटिव लगा लिया, निगेटिव लगा लिया, भगवान मान लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन भगवान लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था।
पर प्लस माइनस करने वाला नहीं था। जो भी मैंने जितने भी तुक्के थे, जितना भी जो भी था, जो भी एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ लगाया, लेकिन आंसर नहीं निकलना। ऐसे वक्त क्या करना है? तो याद रखना है आपको क्या करना है। तो ट्रिक नंबर 5 चलानी है। क्या है ट्रिक नंबर 5? तो अगर आपको प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता है, या फिर नहीं आ रहा है, या फिर आपके दिमाग के बाहर है, आउट ऑफ ब्रेन है, आउट ऑफ माइंड है, या फिर आपको ऐसे भी लगता है कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन सीटेट कभी भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहता, आपकी मालूमात के लिए। तो ऐसे वक्त क्या करना है? तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। आपको उल्टा जाना है। उल्टा जाना है कि बाबा जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से एक आध ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि इतना जो लंबा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। मानो मैंने कहा कि 2 नंबर वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, फिर 3, 1 या फिर 4 ये हो सकते हैं, लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता है ना, ऐसे ऑप्शन की ओर से दूसरे ऑप्शन की ओर जाना है। तो कभी कभी एक जब आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो उसके साथ साथ आपको और एक पता चलता है कि ये भी नहीं हो सकता। तो उस वक्त आपको ऑटोमेटिकली दोनों में से चयन करना होता है, और फिर आप सही आंसर की ओर जा रहे होते हैं। तो आपको याद आया ट्रिक नंबर 5 कि जब कौन सा भी अगर ऑप्शन नहीं है, तो नहीं वाले ऑप्शन की ओर से जाना है। अगर आपको कौन सा भी आंसर नहीं आ रहा है, तो याद रखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अंडरस्टैंड? यस यस सर। सर। सुनाई दे रहा है? अब यहाँ पर सर दिमाग सब कुछ यहाँ पे झुलमल खाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑप्शन सर, ए ऑप्शन, ए हाँ ऑप्शन, ए ऑप्शन येईल का आन्सर? काय बाबा काढा म्हणले तुम्हाला, निकालो कौन सा आएगा वो देखो, टिक करके रख दो वहां पर। आपकी ओर से टिक करो, मैं कोई यहाँ पर कुछ नहीं कहूंगा। आपको लग रहा है ना ये ऑप्शन, निकालो। सर समझ में। दिमाग के ऊपर से जा रहा है क्या? यस और नो? हाँ ये सर। क्वेश्चन दिमाग के ऊपर से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इतना ही बोलो खाली। हाँ सर जा रहे हैं सर। हाँ सर जा रहे हैं। जा रहा है, जा रहा है। हाँ सर। क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा है? बहुत बड़ा है थोड़ा सर बड़ा क्वेश्चन। भी है ना सर। क्वेश्चन ही बड़ा है, इतना बड़ा है, और ऑप्शन छोटे छोटे हैं। अब कौन सा ही तुक्का नहीं लगेगा यहाँ पर? लगेगा क्या? ऐसे क्वेश्चन अभी लगातार आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? लगातार आए। यहाँ पर क्या होना है कि एक्चुअल आंसर मालूम होना बहुत जरूरी होता है, एक्चुअल आंसर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हमने अब तक नहीं पढ़ा है। अब तक हमने नहीं पढ़ा है, यानी ये टॉपिक को मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। ये टॉपिक को मैंने स्किप कर कर अगले 2 टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। और ये टॉपिक स्किप करने का कारण ही यही था, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अहम आईएमपी वाले हैं। क्योंकि ये टॉपिक में से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं, और ये 3 क्वेश्चन आपको 100% सही लाने हैं, जो आपका स्कोर बढ़ाएंगे। अब चलते हैं इसकी ओर, क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? एक बालक को 20 भूरे रंग के लकड़ी, भूरे रंग या ना कलर है, ये भूरा रंग यानी कलर है, जो भूरा है रंग के लकड़ी, लकड़ी की काटी, काटी का घोड़ा, उसमें की लकड़ी है, न की लड़की। शब्द को ठीक से समझो। शब्द क्या है? लकड़ी, लड़की नहीं। ओके। एक बालक को 20 रंग के लकड़ी के मन के और 2 सफेद रंग के लकड़ी के मन के दिए जाते हैं, और बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मन के हैं या भूरे रंग के अधिक मन के हैं?
तुम्हारे पास सफेद, यहाँ पर शब्द था सफेद, हाँ, सफेद रंग के लकड़ी के मन के ज्यादा है या भूरे रंग के मन की लकड़ी ज्यादा है? तो बालक कहता है भूरे रंग के मन के अधिक हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? तो जीन पियाजे ने 4 स्टेज बताए हैं, वो 4 ही स्टेज है। पहली स्टेज है संवेदी गामक, जिसका अवधि आता है 0 से 2, जो सेंसरी मोटर कहलाता है। फिर आता है पूर्व संक्रियात्मक, ये दूसरी स्टेज है। फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, जो तीसरी स्टेज है। चौथी स्टेज है औपचारिक या फिर अमृत, जिसको हम फॉर्मल भी कहते हैं, और अमृत को अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट। और जो मूर्त है वो कॉन्क्रीट है। वो क्या है? कॉन्क्रीट, यानी प्रत्यक्ष में रहते हैं वस्तू, प्रत्यक्ष में। कॉन्क्रीट यानी ते वस्तू प्रत्यक्षामध्ये जे असतात त्या. संवेदी यानी आपण मोटार सेन्सरीने शिकतो। हमारे जितने भी सेंसर हैं, 5 ऑर्गन्स है ना, हमारे 5 सेंसर हैं, नाक, कान, जीभ, त्वचा, डोळे, हे आपले इंद्रिय आहेत। या इंद्रियानं मुलगा शिकत असतो, तो झाला काळ संवेदी गामक, त्याच्यामधून आपण शिकतो। मग येतो पूर्व संक्रियात्मक, जिसको प्री ऑप्शनल कहा गया, जहां पर बच्चा अपने संज्ञान की निर्मित करता है, संकल्पनाएं निर्मित हो जाती हैं। अब यहाँ पर क्या है, स्कूल में मैथमेटिक्स का पीरियड चल रहा है, जिसमें मैडम पढ़ा रही हैं, और मैडम ने 20 रंग के मनके लाए हैं, और 20 रंग के बालक को 20 रंग के बुरे बुरे, यानी टोटल कितने मनके हैं वो नहीं है, उनमें से 20 रंग के जो ये मनके हैं वो भूरे रंग के हैं। भूरे कलर के कितने हैं? 20 हैं, और उनमें से 2 सफेद रंग के, कितने? 2 सफेद रंग के मनके हैं, सफेद, हाँ, यानी ये 20 कलर के जो 20 जो मनके हैं ये भूरे कलर के हैं, और 2 ही मनके सफेद कलर के हैं। और मैडम पूछती है कि तुम्हारे पास मैंने जो जितने भी अभी मनके दिए हैं, इन मनकों में से भूरे कलर के ज्यादा हैं कि सफेद कलर के ज्यादा हैं? और बच्चा बोलता भी है कि मेरे पास जो है उनमें से भूरे कलर के ज्यादा हैं। तो ये जो उसने आंसर दिया, इसके हिसाब से बच्चा कौन सी स्टेज में होगा? बराबर। तो उसने जो आंसर दिया है ना, उसके पास जो प्रत्यक्ष में जो वस्तु है, वो वस्तुओं को देखकर, गिन कर, हैंडल कर कर दिया है। इसका मतलब वो जो था कंक्रीट था, वो मूर्त में थे, वो प्रत्यक्ष में थे, उसने उसको हैंडल किया है, इसीलिए वो ये हो सकता है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा पहले वाला जो ऑप्शन था कि नहीं है, तो संवेदी कारक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंद्रियों का काम ही नहीं हुआ। सर कुछ भी हो सकता, लेकिन ये नहीं हो सकता। दूसरा है अमृत, यानी यहाँ पर कल्पना, विचार, तर्क ये करना है, लेकिन ये इसमें ये नहीं, सर ये भी नहीं हो सकता। अब रह गए सर 2, मूर्त और पूर्व संक्रिया, इनमें से कौन तो होगा? ऐसे में से हमें इसको सॉल्व करना है। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। यस सर। कोमा में तो नहीं चले गए ना? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, कभी कभी डर लगता है, मेरे को आवाज नहीं आती ना उधर से, तो अचानक कहाँ चले गए ऐसे लगता है, इसीलिए मुझे पूछना पड़ता है। कभी कभी ऐसे बड़े क्वेश्चन जब आते हैं तो अक्सर ऐसे होता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बीच में से तुम कहाँ जाते हो, तो इसीलिए मुझे पूछना पड़ता है। अब ट्रिक नंबर 6, ट्रिक नंबर 6। अब हमारी गलतियां कहाँ होती है? कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, मुझे आता है, मैं दूंगी। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, डायरेक्टली ऑप्शन की ओर गए, या फिर कुछ ना कुछ किया और डायरेक्टली ज्यादा समय न लगाते हुए अपने आंसर दिया। जैसे कि आपने पहले वाले, जो सबसे पहला वाला मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया था, वो दिखाने के बाद आपने जिस तरह से गड़बड़ी की थी, उसी तरह से आप रियल एग्जाम में भी वहां पर करते हैं। याद क्या रखना है कि जो क्वेश्चन आसान होता है ना, उसे अच्छा समय दो,
तो आसान है कि नहीं वो, फिर उसके मार्क आपके हाथ से जाना नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आसान है तो सबको आसान होगा, आपको आसान है मतलब सबको आसान होगा। फिर इसको आपको मार्क लेने हैं कि नहीं लेने, तो लेने हैं। आसान मार्क के एक भी मार्क नहीं जाना है। उन लोगों को पूछो जो आसान था फिर भी आपकी गलतियों की वजह से रॉन्ग हुआ। देखो मैं क्या कर रहा हूं, आसान था क्वेश्चन लेकिन पढ़ने में गड़बड़ी, कुछ दिखाने में गड़बड़ी, गोल करने में गड़बड़ी, ओएमआर शीट पर करने में गड़बड़ी, अचानक कुछ तो इमोशनल हो जाना, उसके वजह से आपने आसान क्वेश्चन का गलत आंसर दिया। क्या हो जाएगा वो, क्या लगेगा आपको? गलत हो जाएगा। ओके, गलत हो जाएगा। अब देखो जो कठिन है, आपको मालूम है कि इसका कितना भी मैं करूं तो आंसर नहीं मिलेगा, इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा, तो फिर उसको ज्यादा समय देना है कि कम समय देना है? कम समय देना है सर। क्योंकि हमने तय किया है कि मैं कुछ भी करूं, कितना भी करूं, क्या भी करूं, इसका आंसर मुझे नहीं आएगा, ये आपको तय करना है। तो जो आएगा नहीं उसको ज्यादा वक्त देना ही नहीं। अभी थोड़ा हटके बोलता हूं, आपको गलत लगेगा, लेकिन ये गलतियां हम एग्जाम में करते हैं इसलिए बता रहा हूं। बताऊं कि नहीं, ये एग्जाम्पल दूं कि नहीं? देखो आपको दूं कि नहीं, दूं कि नहीं दूं, ये पहले दया सर दया। आपको आपको हर्ट करना मेरा यहाँ पर कारण नहीं है, ये रॉन्ग टॉपिक से भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, इसको दिमाग में घुसेड़ना है। और दिमाग में घुसेड़ने का जो तरीका है कि अभी जो मैं बताने वाला वही सही है, इससे कोई सही नहीं होगा। मानो आपके यहाँ पे बहुत ही तादाद में लड़कियों की संख्या ज्यादा, अगर लड़कियों की लड़के की होती तो भी मैं बताता, लड़की की है इसलिए बता रहा। आपका मालूम है कि आप स्कूल एज में थे, कॉलेज वगैरह बराबर, और आपको कोई तो पसंद आ गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे वन वे होता है ना, कभी कभी वन वे भी होता है, तो आपको पता होता है ये वो अपने और आने वाला नहीं है, पटने वाला नहीं है, ये है वो है, तो आप उसको उतना टाइम लगाते हैं क्या करे ये करने के लिए, पटाने के लिए? यस और नो? नहीं मेरा सर। हाँ, सेम वैसा ही है। अगर वो अपना होने वाला नहीं है तो उसके लिए क्या वक्त जाया करना है क्या? आला तर ठीक, गेला तर गेला, काय करायचं त्याला? सेम वैसा आंसर आएगा। जो कठिन है इसका मतलब वो हमें आने वाला नहीं है, तो उसको देखना भी नहीं है, वक्त भी जाया नहीं करने वाला। जो आसान है उसके लिए वक्त दो, जो अपना है, जो अपना होने वाला है उसको वक्त दो, वो कायम का तुम्हारा हो जाएगा। ये सर यस सर। हेच करा, भविष्यात पण हेच करा, भविष्यात पण हेच करा, आणि पेपर मध्ये तर हेच करा, हे सगळीकडेच लागू होतो। हा पर्याय, हा ऑप्शन आयुष्यातल्या प्रत्येक घडामोडीवर लागू होतो। म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं पहिले सांगू का नको, क्योंकि ये यही होता है, स्कूल एज में तो होता ही है, कॉलेज एज में भी होता है। जहां पर हमें वक्त देना है वहां हम नहीं देते। कहाँ वक्त देना होता है? पढ़ाई पर, लेकिन देते कहाँ है? हाँ, तो उसका असर क्या हुआ, उसका क्या हुआ कि जहां पर ध्यान नहीं देना था वही नहीं दिया, इसीलिए वो नहीं मिला जो मिलना था। अब नौकरी मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, उस वक्त ध्यान गया लड़की के ऊपर, बैठो हाथ बैठे बगैर कोई भी नहीं है, वो लड़की भी नहीं है और जॉब भी नहीं है। जॉब नहीं होने की वजह से लड़की नहीं आ रही है, और लड़की नहीं है तो जॉब भी नहीं है, बैठो। इसी वजह से जहां वक्त देना है वहीं पे वक्त देना है, और समय के साथ ध्यान में देना है। समझ में आया ये वाला ट्रिक? ये इसीलिए मैंने बताया, इस ट्रिक को याद रखो, इस ट्रिक को जिंदगी भर कभी नहीं भूलना है। और यहाँ तक ये सिर्फ लड़की के लिए ही नहीं होता, तो हमारे रिलेशन जो होते हैं, जो रिलेशन होता है, जो हमारे भाई बहन माता पिता होते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है, ये ट्रिक लागू होती है। यस और नो? कितना भी करो, कभी कभी होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, कितना भी उनको मीठा बोलो, शक्कर में डालो, ये करो, जैसे बोलते ना सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसने का
डसने का डसता ही है। नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ता। हाँ, उसी तरह से ये जो क्वेश्चंस है ये कितना भी कठिन है तो हमें याद है कि ये आएगा ही नहीं, ये कठिन है इसका मतलब हमें आने वाला नहीं है, फिर तुम कितना भी क्यों प्रयास ना करो, क्यों वक्त जाया कर रहे हो, मत करो। तो आसान है ना, ट्राई करो, आएगा, याद आएगा, याद आएगा, जरूर याद आएगा। समझ में आया? अब 7 नंबर का ट्रिक, वो बहुत ही आसान है। अब ये ट्रिक थोड़ी अलग है। अलग है कहां पर है? जो हमारे लैंग्वेज है उसके बारे में। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के लिए जो हम तैयारी करते हैं उनके लिए ये जो जो दोनों भी लैंग्वेज हैं वो 30 मार्क के लिए हैं, बराबर, ये मैंने पहले ही बताया। और 30 मार्क को ये दो हिस्सों में बांटा है, एक पहला 15 मार्क का है और दूसरा 15 मार्क। पहला 15 मार्क जो है पैसेजों पर है, 2 पैसेज रहते हैं, और दूसरे 15 जो पैडोलॉजी पर होते हैं। और ये जो पहले 15 मार्क हैं, ये 15 मार्क में से 9 मार्क पैसेज पर है और 6 मार्क पोएम पे है। एक मिनट, पानी पी। आ रही है आवाज? हाँ सर, मेरी अभी आ आवाज रही है। देखो, बराबर समझ में आया? हमारे जो 2 लैंग्वेज हैं, 2 लैंग्वेज 30 मार्क के हैं, 30 मार्क के, उसमें 15-15 से डिवाइड होता है। और सबसे पहला कि कभी कभी पैसेज बहुत कठिन आते हैं, ये सर नो, हम सर ने यस दिए हैं, सर। सर के एप्लीकेशन में हाँ बहुत इजी सर। वाले 2 मिनट में हम उसका ऑप्शन निकालते हैं, 2 ये करते हैं। सर के पास ऑप्शन के जो पैसेज हैं ये 300 से ज्यादा सर के एप्लीकेशन में है। कितने हैं? 300 ऑप्शन, 300 पैसेज से ज्यादा पैसेज हमारे एप्लीकेशन में है। और हमने, सर ने हमें कहा है सुबह में 4, दोपहर में 4 और शाम में 4, ऐसे करके इसको सॉल्व करो। यानी दिन में से आप 12 ऑप्शन, 12 पैसेज आप सॉल्व करेंगे। और बचे हैं हमारे पास 30 दिन, तो 12 त्रिक 36, यानी कम से कम आप एग्जाम तक 360 तो पैसेज आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी मुताबिक मैंने कल आपको एक चैलेंज दिया था कि आप लोग इसको क्या करो, सॉल्व करो, और इतना सॉल्व करके मैसेज डालो कि कम से कम 300 मैसेज हमारे ग्रुप पर होने चाहिए। लेकिन हुए क्या? उतने उतने हुए? 300 हुए 300 ना। फिर भी आप लोगों ने अच्छा किया कि कम से कम आपने 50 ऑप्शन यानी 50 मैसेज तो ग्रुप पर पड़े हैं 24 घंटों में, तो आपने शुरुआत तो की है और कल से ज्यादा शुरुआत भी करेंगे, ये पॉजिटिव मैं सोचता हूँ। अब देखो, पैसेज है हमारा, जो सीटेट का पैसेज रहता है, ये जो लैंग्वेज 1 रहता है इसमें थोड़ा हार्ड रहता है, जो लैंग्वेज 2 रहता है ना उसमें थोड़ा इजी रहता है। लैंग्वेज 1 में कभी कभी बहुत इजी रहता है, लैंग्वेज 2 में कभी कभी हार्ड रहता है। यानी एक पैसेज हार्ड आना तो है ही। और पेपर वन यहाँ का ऑप्शन इजी रहता है, यहाँ के जो भी कुछ पैसेज हैं वो इजी रहते हैं। लेकिन पेपर 2 में के जो भी कुछ पैसेज हैं, दोनों भी लैंग्वेज में के दोनों भी पैसेज थोड़े हार्ड रहते हैं। कितना भी पढ़ो पैसेज समझ में नहीं आता आंसर क्या है क्या नहीं। तो ऐसे वक्त क्या करना है? सबसे पहले ये ट्रिक, और ट्रिक के साथ साथ भी बता रहा हूं, और ट्रिक के बाहर जाकर भी बताऊंगा। तो ट्रिक के बाहर जाकर क्या बताना है? तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ऐसे जो पैसेज होते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले पैसेज पढ़ते हो कि क्वेश्चन पढ़ते हो? पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। पैसेज पढ़तो सर। क्वेश्चन में जो शब्द है कभी वो कभी पैसेज क्वेश्चन भी में पढ़ते खोल हैं के सर। उसे अंडरलाइन करना चाहिए। हाँ, अभी सबसे पहले बताता हूं कि मैंने पहले भी बताया था यहाँ पर, इसीलिए आपने यहाँ पर जवाब दिया। लेकिन आज तक हम क्या करते आए, सबसे पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद
वो क्या पढ़ा था समझ में नहीं आने से फिर और एक बार पैसेज पढ़ते हैं, और फिर नहीं समझ में आया तो और एक बार पढ़ते हैं। यानी एक ऑप्शन सॉल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम वो पैसेज 3 बार सॉल्व करते हैं। तो 9 क्वेश्चन होंगे, तो आप 3 9 27 बार पैसेज पढ़ेंगे। तो ऐसे से आपका 2 घंटा चला जाएगा वो सिर्फ पैसेज सॉल्व करने के लिए। तो गलतियां ये नहीं करना। यहाँ पर सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले देखो, ये मेरी ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, ये आपको किस तरह से पढ़ना है वो देखो। लेकिन ये ट्रिक आजमा कर देखो कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शन की ओर जाओ, और जो भी ऑप्शन पहला वाला क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन पहले वाला रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, कभी कभी ये जो पैराग्राफ आता है ना, इसमें 2 पैसेज रहते हैं। पैसेज मालूम है ना, पॅसेज कळतो ना, तो आता कुठून कसा कट होतो, हो 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 सर. पॅसेज कळतो आपल्याला, आणि काही पेज असे चालू होतात, बरोबर का, अर्ध्यातून चालू। ह्यावेळेस मग आता ह्या मी काढलेल्या ह्याच्यामध्ये किती पॅसेजचा उतार आहे तेवढा मला सांगा। मी जे दिलेला आहे किती पॅसेजचा उतार आहे हा? 3 तीन सर, तीन. सर. छान। हा किती पॅसेजचा उतार आहे? छान, 3 3। एकदम हुशार आहे तुम्ही। मग पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मी कुठं शोधायला पाहिजे हो? पहिल्या पॅसेज मध्ये. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मी पहिल्याच पॅसेज मध्ये शोधायचं। मग उत्तर न सापडलं तरी दुसऱ्या पॅरेग्राफ मध्ये जायचं नाही, जो गेला तो मूर्ख। काय ट्रिक आहे, किती भारी ट्रिक आहे का नाही, आहे का? आणि लक्षात घ्या, या पैसेजच्या बाहेर उत्तर नसते। इस पैसेज के बाहर आंसर नहीं रहेगा, पैसेज में ही रहेगा। पहला क्वेश्चन पहले पैसेज में, दूसरा क्वेश्चन दूसरे पैसेज में, तीसरा क्वेश्चन तीसरे पैसेज में, चौथा ओवरऑल, और 5वां शीर्षक, छठा 7वां 8वां और 9वां ये रहेंगे आपके ग्रामर पर। ग्रामर. जो बहुत ही आसान ग्रामर रहता है, वहां पर रहते हैं। आलं लक्षात, कळलं, समजलं? हो सर. हो सर. तभी गद्य हो या पद्य, प्रश्न के ढूंढते समय टिक करना है, ढूंढ कर टिक करना है, वहीं के वहीं टिक करना है। और ध्यान रहे कि ये जो सब उत्तर हैं ये पैसेज से ही रहते हैं। और जो पेपर 2 का प्रॉब्लम आता है तो वो होता है अंडरस्टैंडिंग का, यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो समझ में नहीं आता। तो वो क्यों समझ में नहीं आता? तो क्वेश्चन पूछा जाता है समानार्थी शब्दों पर, यानी प्रश्न में ही समानार्थ के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता। क्वेश्चन समझ में नहीं आने की वजह से हमें पैसेज हार्ड लगने लगता है। यस, समझ में आया? इसीलिए समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वो हमें पता होने चाहिए। यानी यहाँ पर ये पूछा है और ये शब्द तो क्वेश्चन में नहीं है, ये पैसेज में है ही नहीं, तो वहां पर समान अर्थ वाला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन निगेटिव है तो विरुद्ध अर्थ वाला शब्द का इस्तेमाल वहां पर किया गया होता है। समझ में आया? ये ट्रिक समझ में आई आपको? हाँ यस सर। अब देखो कि अभी 8वीं ट्रिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने पॉजिटिव वर्ड्स दिए हैं। पॉजिटिव वर्ड्स, जब क्वेश्चन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव वर्ड आपको आंसर होते हैं, और ये आंसर में जब आएंगे, यानी ऑप्शन में जब आएंगे, तो इसका आंसर यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। यानी इसमें ये है मतलब ये ही होना है, इसको छोड़कर कुछ भी नहीं होना है। और नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड्स का मतलब, अगर पॉजिटिव पूछा है और नेगेटिव वर्ड आएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन होगा और ये नेगेटिव वर्ड आएंगे, तो ये नेगेटिव कभी भी आपका आंसर नहीं होंगे। और कभी कभी पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन नहीं रहता या कुछ भी नहीं रहता, तो पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड ही आपके आंसर होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स आपके आंसर कभी भी नहीं होते। कभी कभी ऐसे होता है ना, ये क्वेश्चन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है समझ में नहीं आता, लेकिन उस वक्त हमें क्या याद रखना है और क्या काम करना है, तो पॉजिटिव वर्ड ही हमारा दिए, इसमें से पॉजिटिव वर्ड ही हमारा क्या होता है, सही आंसर होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं। सबसे पहला है
चर्चा का अवसर देना। यानी भगवान है, भगवान किसको माना है हमने? भगवान किसको माना स्टूडेंट्स है? को। बच्चे को हाँ। अब बच्चे ये को जो स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं ये शरारती होते हैं, बराबर, और ये इसको हमने भगवान माना है। फिर भगवान स्कूल में शोर मचाए, क्लासरूम में शोर मचाए, कुछ भी करे, तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके साथ कैसे बिहेवियर करना है, इन पॉजिटिव वर्ड से समझ में आता है। सबसे पहले ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये पॉजिटिव हैं, और ये आपके ऑप्शन में ऐसे ही आएंगे या फिर कुछ सेंटेंस बन के आएंगे, तो ये हमारे ही आंसर होगा। क्योंकि आप देखो एक वर्ड्स है, यहाँ पर एक वर्ड्स है, ये है प्रोत्साहन। तो कभी कभी इतना नहीं आता, तो बहुत लंबा क्वेश्चन होता है और उसमें कहीं ना कहीं ये शब्द होता है प्रोत्साहन, तो उस वक्त ध्यान में रखना है कि वो ऑप्शन ही हमारा सही आंसर होगा। तो पहला है चर्चा का अवसर, कभी भी बच्चों को चर्चा का अवसर देना है। यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, लोकशाही पद्धत, इसको डेमोक्रेसी हम बोलते हैं, वैसे पद्धत का इस्तेमाल करके हमें स्कूल में पढ़ाना होता है। बच्चों को प्रोत्साहन देना है, कभी भी हतोत्साहित नहीं करना है, मोटिवेट करना है। डिमोटिवेट करना है क्या हमें? कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। तो प्रोत्साहन देना ये भी पॉजिटिव वर्ड है। कभी भी कारण का पता लगाना है, भगवान नाराज हैं तो क्यों नाराज हैं, उसका कारण का पता लगाना है। डायरेक्टली एक्शन नहीं लेना है, उसको मारना नहीं है, पीटना नहीं है, कूटना नहीं है, स्कूल से बाहर निकालना नहीं है, मुर्गा नहीं बनाना है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके कारण का पता लगाना है। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्रिएट करना, कुछ ना कुछ नया करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो ये सर्जन बनाना ही एक पॉजिटिव वर्ड है। गतिविधि, गतिविधि में एक्टिविटी, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस करना है, ना कि रट्टा मारने पर। बच्चों को एक्टिविटी फुल, एक्टिविटी मीनिंग, एक्टिविटी लर्निंग देनी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देनी है। तो वो जब गतिविधि का मतलब है एक्टिविटी, और जो भी कुछ हम स्कूल में गतिविधियां करते हैं वो पॉजिटिव है। गतिविधि लेना ही अच्छा है। हाँ, फिर है जिज्ञासा, जिसमें हमें क्यूरियोसिटी बोलते हैं। ये क्यूरियोसिटी बच्चों में होती है और उसको पैदा करना हमारा काम होता है। बच्चा जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके आंसर देना हमारा काम है। और हमारे जो भी शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रीय है। पिछले 3 घंटों से, पिछले 3 लेक्चरों में हमने बाल केंद्रीय शिक्षा को ही पढ़ा है। और बाल केंद्रीय शिक्षा न कि शिक्षक केंद्रीय, पुस्तक केंद्रीय नहीं। बाल केंद्रीय सही है, पुस्तक केंद्रीय सही है गलत है? पुस्तक केंद्रित सही है गलत है? गलत गलत है सर। शिक्षक केंद्रीय सही क्या गलत? गलत हाँ, गलत तो है बाल सर। केंद्रीय यानी टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन को अहमियत देनी है। हस्तपरक गतिविधियां यानी एक्टिविटी बेस्ड, वो भी हस्तपरक यानी हाथ को काम देकर यहाँ पर बच्चों को गतिविधियां देनी है। अब यहाँ पर देखो, मैंने पहला जो क्वेश्चन था इस पर ही था, त्रुटियां यानी एरर, त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। वो अधिगम का हिस्सा होती है, उसको एक्सेप्ट करो, और बच्चा गलती करेगा तभी सीखेगा। ट्राई एंड एरर, तो ये त्रुटियां पॉजिटिव वर्ड है। करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग के डूइंग बाय लर्निंग, वो करके सीखेगा तभी समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और भी कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इतना ही नहीं, तो दैनिक जीवन से जोड़ना है, हमारा जो जीवन है, शिक्षा है, उसको दैनिक जीवन से जोड़ना है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा, समावेशी यानी इंक्लूसिव, यानी अंध, अपंग, बहरा, साथ ही साथ अलग जाति का, जमाती का, बिछड़ा बिछड़ा जो बालक है उनके साथ सबको शिक्षा देनी है। आई बात समझ में? तो वो हो गया समावेशी शिक्षा। प्लस में विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, जब भी हम भाषा का प्रयोग करेंगे ये आएगा लैंग्वेज में, आपको ये विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग कैसे करना है वगैरह वगैरह। तो विभिन्न संदर्भों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड है। कभी भी दोनों वाली सामग्री इस्तेमाल करनी है, यानी वीडियो एंड एजुअल, विजुअल, कभी कभी विजुअल आता है, कभी कभी ओनली ऑडियो आता है, तो ओनली नहीं लेना है, तो दोनों भी वीडियो एंड ऑडियो, ये जो सामग्री है इसका इस्तेमाल करना है। देखो, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर दिखाने से बेहतर समझ में आएगा या फिर एक मूवी दिखाने पर समझ में आएगा?
मूवी दिखाने पर। मूवी दिखाने पर, क्यों दूसरी क्यों किताब क्यों क्योंकि दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। दोनों रहता है ना। दृक और श्राव दोनों एक साथ हो रहे हैं सर, दिखने की क्रिया और सुनने की क्रिया एक साथ हो रही है इसलिए। क्योंकि मल्टी सेंसर उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जब मल्टी सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है तो बच्चों को दीर्घकाल में स्मरण में रहता है, ध्यान में रहता है, धारणा होती है उसकी। विविध गतिविधियां यानी वेरियस एक्टिविटीज कभी भी पॉजिटिव वर्ड्स है। अब देखेंगे हम इसके ऑपोजिट वर्ड है, और ये है नेगेटिव वर्ड्स। अब नेगेटिव वर्ड यानी देखो यहाँ पर 3 वर्ड है। कौन कौन से 3 वर्ड है? देखो, केवल, मात्र और ही। विकास मात्र, केवल विकास। ये केवल, मात्र और ही जब आपके ऑप्शन में ये 3 वर्ड आएंगे तो वो आपका नेगेटिव वर्ड होगा, वो आपका ऑप्शन सही कभी भी नहीं होगा, वो गलत होगा, उसको आपको चयन करना ही नहीं है। फिर है हतोत्साहित। हतोत्साहित यानी डिमोटिवेटेड, मोटिवेट करना है बच्चों को, डिमोटिवेट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया तो आप उसको कहेंगे क्या? मूर्ख, गधे, ऐसे आंसर देते हैं, समझ में नहीं आता। करेंगे आप ऐसा? नहीं सर, करेंगे क्या? नहीं नहीं सर, सर, नहीं सर। आप नहीं यहाँ सर। पर आंसर दे रहे हैं नहीं नहीं सर। करेंगे, लेकिन एक्चुअली स्कूल में आप ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। कभी कभी हो जाता है गलती से। मान लिया आपने, गलती को तो मान लिया, लेकिन कभी भी हाँ सर, बच्चों हो को जाता है। मारो, पिटाई मत करो, या फिर पीटो, एक बार नहीं 2 बार पीटो, लेकिन बच्चों को डीमोटिवेट कभी नहीं करना है। जिंदगी में याद रखो, आपकी रियल लाइफ हो या फिर वो आदर्श वाली आइडियल लाइफ हो, कभी भी बच्चों को डीमोटिवेट नहीं करना है। स्कूल के बच्चे हो या अपने खुद के बच्चे हो, डीमोटिवेट नहीं करना है। डीमोटिवेट का मतलब हमने हमेशा उसको नेगेटिव थिंकिंग करने को मजबूर किया और उसको आगे बढ़ने पर रोक लगाई। हमारा खुद के बच्चों को भी हम डिमोटिवेट करते हैं। कैसे? देखो, बच्चा पढ़ाई कर रहा है या फिर स्कूल से आया थका मांदा बच्चा, स्कूल से आ रहा है और हम उसको डिमोटिवेट तुरंत कर देते हैं। बच्चा जैसा स्कूल में से आकर घर में एंट्री किया, हमारी फरमाइशें चालू, हमारी ऑर्डर चालू। हाँ, जूते वहीं पर रख, जूते वहीं पर निकाल, सॉक्स सॉक्स भीतर भीतर सॉक्स डालो, सॉक्स डालो। अरे बेटा, तुमने दफ्तर वहीं पे क्यों रखा? अपना बक्सा इधर रखो, ये बोतल वहां पर क्यों रखा? मूर्ख, गधे, ये वो, ऐसे चिल्लाते हैं। सर नो, बट 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 चालू रहती है। बच्चों को आगे बढ़ने पर, जाने पर, देखो बच्चा खाना खा रहा है, चिल्लाते वहां बैठकर, टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहा है, ये कर रहा है। अरे, वो भी प्यार से बोल सकते हैं, लेकिन आप कभी सुधरोगे नहीं। सबसे पहले हमें सुधरने की जरूरत है, फिर हम बच्चों को सुधराएंगे। बराबर? तो बच्चों को कभी भी डिमोटिवेट नहीं करना है। एक काम कम करो, 2 काम कम करो, लेकिन बच्चों को डिमोटिवेट कभी भी मत करो। यस, समझ में आया? ये जिंदगी में याद रखो, अपना हो या पराया हो, बच्चा अपना हो या पराया हो, उसको डिमोटिवेट करना है कि नहीं करना है? नहीं करना। नहीं करना है। लेकिन आपसे गलती हो रही कि नहीं हो रही? आपने अभी तक गलतियां हाँ की सर, कि नहीं? होती हाँ हैं, सर, हो गई है सर। हाँ सर। सब आज से नहीं होगी होती हैं। सर। नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना। एक दिन नहीं, पूरी होल ऑफ लाइफ में कभी भी नहीं करना, कभी भी नहीं करना। और दूसरा, बच्चों को कठोर शिक्षा देंगे आप? कभी नहीं देना है। रटन नहीं सर। पद्धति, ये अगर ऑप्शन आएगा तो कभी भी आपका सही आंसर नहीं होगा। रटना मना है, बच्चों को समझना है, चर्चे का अवसर दो, रटना मना है। व्याकरण, भाषा सीखने में व्याकरण मदद करता है। भाषा सीखने के लिए व्याकरण की जरूरत है। सही है कि गलत है? सही है सर। व्याकरण गलत है सर। गलत है। याला म्हणायचं पालत्या घड्यावर पाणी, याला म्हणायचं पालत्या घड्यावर पाणी. म्हणजे मी आता एवढं निगेटिव्ह वर्ड लिहिले म्हणजे ते नसणारच आहे.
तुम्ही तो पण म्हणताय तुम्ही व्याकरण शिकताना भाषा शिकताना व्याकरणाची गरज आहे. भाषा शिकताना कधीही व्याकरणाची गरज असत नाही. आता आम्ही तुमच्याशी मराठी बोलतोय, मी काय व्याकरणाचा वापर करतो का? कर्ता, क्रम, क्रियापद आहे का काय त्याचा संबंध? मुलगा बोलायला शिकतो सुरुवातीला, नुसतं कधी कधी माच म्हणतो, ते म म्हणतं, कधी कधी पा म्हणतं. तिथं जर व्याकरणाचं जर बघितलं तर प वरनं काय पाणी माहित झालं का? नाही, तरी पण आपण त्याला पाणी देतो का नाही? म्हणजे भाषा शिकताना कधी व्याकरणाचा गरज होत नाही. म्हणून जर व्याकरणाचा संबंध दिलेल्या ऑप्शन मध्ये आला तर व्याकरण हे तुमचं कधीही बरोबर उत्तर असणार नाही, तर चुकीचं आहे. शिक्षक केंद्रित शिक्षण नहीं होना है तो विद्यार्थी केंद्रित होना है, इसीलिए शिक्षक केंद्रित गलत वर्ड है. कंटस्थ करना यानी रटना कंटस्थ करना गलत है. बच्चों को कठोर सजा देना दंड देना गलत है. जीवन शिक्षण हमारा विद्यार्थी केंद्रित होना है, ना कि पुस्तक केंद्रित. पुस्तक केंद्रित गलत है. बच्चों को मोटिवेट करना है, डिमोटिवेट नहीं करना. तो ये सारे ऑप्शन क्या है? नेगेटिव्स है. तो ये हमारे ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकते. और लास्ट में कुछ ये नेगेटिव वर्ड्स, निष्क्रिय, क्रियाशील होना है, एक्टिव होना है. निष्क्रिय ये गलत, रॉन्ग वर्ड है. उच्च शिक्षा, हमें जो शिक्षा देनी है, यहाँ पर जो कुछ पहली से 8वीं तक है ये प्राइमरी एजुकेशन है. तो यहाँ पर हमें प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सोचना है, ना कि हायर एजुकेशन के बारे में. अगर हायर एजुकेशन इसके भीतर आ गया तो वो गलत आंसर है. ग्रेडिंग सिस्टम, आवाज येतोय का सरांचा? नाही आवाज येत नाहीये. आवाज येत नाहीये. माइक म्यूट आहे. अमृता मॅडम, बोला की. हॅलो. बोला ना. कधीपासून जॉईन करताय तुम्ही? काय हो, क्लास का? हा. हा 3 दिवस ओके, झाले. चलो हो चलो का? चलो सर आले. चला. ओके, अब ये निष्क्रिय वर्ड भी निगेटिव वर्ड है. उच्च शिक्षा ये भी निगेटिव वर्ड है. यहाँ पर शिक्षा यानी प्राइमरी शिक्षा के बारे में चल रहा है, या फिर उच्च प्राइमरी शिक्षा के बारे में चल रहा है, लेकिन हायर 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 एजुकेशन के बारे में नहीं चल रहा है, इसीलिए ये निगेटिव वर्ड्स है. ग्रेडिंग सिस्टम अभी आई है, अंक ग्रेडे चल रहे हैं. हाँ, ग्रेडिंग अंक अगर है, ग्रेडिंग अंक अगर है तो वो रॉन्ग होगा. लैंगिक असमानता कभी भी नहीं करना है, जिसको जेंडर बायस बोलते हैं हम. म्हणजे मुलगा आणि मुलगीमध्ये भेदभाव करायचा असतो का? करायचा नसतो. पण कळत न कळत आमच्या हातून सुद्धा घरी होत आहेत. तुम्ही एवढे शिकलेले आहात, आता इथे सगळे आदर्श उत्तर देतील, पण शिकलेले असताना सुद्धा तुम्ही सगळे या ठिकाणी चुकीचं करत आहात. लक्षात घ्या, आपल्याकडून कळत न कळत बघा बारीक बारीक चुका होतात. काय होतात की मुलगा आणि मुलगी आपल्याकडे घरात दोघे पण आहेत, परंतु जेव्हा मुलगा घरातून येतो आणि त्यानं म्हणता आई मी खेळायला जाऊ का, आई मला खेळायला जाऊ दे ना, मग लगेच म्हणतो आपण जा. पण तीच मुलगी म्हणली आई मी खेळायला जाते, नाही नाही नाही, मला मदत कोण करायचं, स्वयंपाक कर, चल तू झाडू मार, तू हे कर ते कर, बिचारीला लावता का? पण मुलाला केल्यावर काय होतं? तो ये लैंगिक असमानता, इसको जेंडर बायस बोलते हैं. ये गलतियां हमारे हाथों से होती है और छोटी छोटी गलतियां ही हम करते हैं और वही यहाँ पे दोहरा रहे हैं. आणि परत मग आम्ही ओरडतो भारतीय संस्कृती लय बाद आहे, पुरुष प्रधान आहे, पुरुषांचंच ऐकावं लागते, पुरुष लय बाद असते, असं असतं, हे ऐकावं लागतं. कारण चूक तुम्ही करता आणि भूक माती आमच्या मारता, आहे की नाही? हे ठरलेलंच आहे, हे कुठेही जा ठरलेलंच आहे. चुका करायच्या आपण आणि माती मारायच्या पुरुषांच्या. तो वो गलतियां जो होती हैं वो असमानता में आती है. असमान कभी नहीं करना. व्याख्यान या व्याख्या करना, व्याख्यान देना नहीं है और किसी की व्याख्या करना नहीं है, ये निगेटिव वर्ड्स टोटल है. समझ में आया? अब देखो कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आपके डिस्प्ले पर हैं और यहाँ पर आपको आंसर देना है. ठीक है, देंगे आप आंसर? ट्राई तो करो.
ट्राय तो करो. सर ग्रेडिंग म्हणजे काय समजलं? ते त्यावेळेस मूल्यमापन शिकवताना मी शिकवेन त्याच्यावेळेस. आता ह्या प्रश्नाचं उत्तर बघा आणि वाचा आणि हे सोडवण्याचा प्रयत्न करा. कळलं तर ठीकच आहे, नाही कळलं तरी पण ठीकच आहे. सोडवण्याचा फक्त प्रयत्न करा, फक्त सोडवण्याचा प्रयत्न करा. 3 किसने कहा था? किसने कहा 3? ये जिसने 3 कहा है उसने ठीक से क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं है. सबसे सर निजी पहले संवाद. सर निजी संवाद. कभी भी पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो. स्वयं से संवाद, यानी नहीं यहाँ पर समझ में आया तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है देखो. हाँ, खुद से बच्चा बोलता है. लेव व्यागोत्स्की, जिन्होंने बच्चों के लेव व्यागोत्स्की, जो लेव व्यागोत्स्की, कोहलबर्ग और तुम्हारा वो क्या नाम उसका, जीन पियाजे, ये 3 के जो सिद्धांत हैं ये अभी मैंने पढ़ाए नहीं है. इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो जल्दबाजी में आप उसको भूल जाते हैं. अभी मैं मंडे को उसी को ही पढ़ाना, स्टार्ट उसी पे करने वाला हूँ. तो मंडे से हमारा क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ. और ये टॉपिक अगर जिसने एक बार मेरा देख लिया, मानव जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा. और लेव व्यागोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है. हे सगळ्यात सोपं आहे की हो, कशाला लागतं, निजी पण तरी संवाद. पण बघा. लेव व्यागोत्स्की निजी काय आहे. संवादच येते सर याचा. अच्छा, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो खुद से बात करते हैं. मानो 2 साल का 3 साल का बच्चा है और वो खेल रहा है, खेलते वक्त वो गुड़िया का खेल खेल रहा है और गुड़िया वहां पर सामने रहती है और सामने उससे बातें करता है या फिर कुछ हवा से बातें करता है, कभी कभी खुद से बातें करता है, खुद ही रोल निभाता है, खुद ही माँ का रोल निभाता है, कोई भी खुद ही पिता का रोल निभाता है, खुद ही बेटे का रोल निभाता है, खुद ही पड़ोसी का रोल निभाता है, कभी कभी लवर का भी वो रोल निभाता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसको मालूम नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन खुद से वो बात करता है. तो ये बात करने के तरीकों को लेव व्यागोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है. और ये आपने जो स्काई फोल्डिंग कहा था, ये स्काई फोल्डिंग का मतलब है पार्ट एक टेम्पररी सपोर्ट है. वो जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पर है वो समझ में आएगा. लेकिन सही आंसर निजी संवाद यानी प्राइवेट स्पीच उसको कहलाते हैं. ओके, और ये आपने जब टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो आपको वो समझ में भी आया होगा. ओके, तो नेक्स्ट. हाँ, अभी ये जो कुछ स्किल है, अभी ये सबसे बेहतरीन स्किल है. इसको मैं अभी नहीं पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, फिर भी मैं पढ़ा के ही जाऊंगा. ठीक है, बहुत इजी है. अभी यहाँ इस पर क्वेश्चन आता है, ये यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि ये क्या है, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे, क्या है ये, क्या है, IMP है ये. IMP इम्पोर्टेंट. IMP का मतलब Skills दो इम्पोर्टेंट. वर्गों में क्वेश्चन बांटा क्या आता है, स्किल पर आता है. है. किस पर आता है, स्किल. स्किल जो स्किल होते हैं, स्किल ग्रॉस 2 टाइप ऑफ स्किल, फाइन 2 मोटर टाइप ऑफ स्किल. फर्स्ट स्किल ग्रॉस मोटर और दूसरा है फाइन मोटर. अब ये ध्यान में रखना है, फाइन में कौन आता है और ग्रॉस में कौन आता है. अब देखो कैसा है, एक रीटा नाम की लड़की है. क्या नाम की लड़की है, रीटा नाम की लड़की है. और वो समंदर के किनारे जो रेत होती है, यानी ज्यादा आपण वाळू म्हणतो, उस रेत में पैर डाले हुए भीतर घुमा के असं घुसा मातीत पाय रवलेले, वाळूत पाय रवले. आणि उसने क्या किया, अपनी जो पैर की उंगलियां है उसको वो उसी में से घुमा रही है. तो वो कौन सा स्किल का इस्तेमाल कर रही है, ये वाला क्वेश्चन होता है. दिमाग की दही बत्ती एक कर देता है, अगर बत्ती है तो वो जला देता है, अगर दही है तो उसको जमा देता है. ऐसे वाले क्वेश्चंस होते हैं. और ये क्वेश्चंस हमारे मांसपेशियों के साथ हमारा होश भी खो देने की यहाँ पर शंकाएं होती है. जब आप हमारे क्लास को आपने ज्वाइन किया तो ऐसी बत्तियां, ऐसे दही जमाने का काम यहाँ पर सोचना ही नहीं है. ऑटोमेटिकली सब कुछ मैंने पहले से तय करके रखा है. आपको दही जमाने का काम नहीं है. आपके जो कुछ तार हैं, सितारे हैं, तारे हैं, तंबूरा है, उसके जो तार हैं वो पहले से मिला के रखे हैं. तो आपको यहाँ पर कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं है.
अब ये देखो 2 टाइप ऑफ मोटर स्किल है। कितने टाइप है? 2। अब ये मोटर स्किल क्या है कि जब बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है, जो बाल्यावस्था में है, किशोरावस्था में है, ये जो बच्चा है, ये बच्चा अपने मांसपेशियों का इस्तेमाल करता है। और ये मांसपेशियां तब होती है जब वो मस्तिष्क, तंत्रिका और मांसपेशियों को मिलाकर काम करता है, तब वो स्किल बन जाती है। क्योंकि किसी भी रस्सी पे अगर दूरियां होती है ना, उस पे उड़ी लगानी है, छलांग मारनी है, तब बच्चा दिमाग का भी इस्तेमाल करता है, अपने एक तंत्रिका का इस्तेमाल कर कर वो मस्तिष्क के जोर से, वो पेशी की सहायता से छलांग लगा हुआ होता है। तो ये जो मोटर स्किल होते हैं वो 2 टाइप के मोटर स्किल है। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला आता है ग्रॉस। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, कैसे कैसे याद रखना है, देखो। पहला है ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर यानी वो गतिविधियां हैं जब बच्चा अपनी बाजू म्हणजे हात, हात पाय आणि पूर्ण शरीर, त्याचबरोबर गुडघ्यावर चालेल आणि उभारून उड्या मारेल, झाडावर चढेल किंवा उडी मारेल, असं जेव्हा तो करत असतो त्यावेळेस तो ग्रॉस मोटरचा वापर करत असतो। ग्रॉस मोटर म्हणजे आपले हात पाय ह्याचा वापर जेव्हा करतो तेव्हा तो ग्रॉस मोटर स्किलचा वापर करत असतो। जैसे कि बच्चा कूदना, घुटनों के बल चढ़ना, खड़े रहना, दौड़ना, ये सब स्किल ग्रॉस मोटर पर आते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि बच्चा राहुल नाम का 3 साल का लड़का है, वो अचानक से घुटनों के बल चल रहा है, तो वो कौन से मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहा है? क्रॉस मोटर। क्रॉस मोटर। दूसरा है फाइन आर्ट। फाइन आर्ट बोल रहा हूं मैं, फाइन आर्ट। अभी आर्ट यानी कला, चित्रकला। फाइन आर्ट चित्र काढतो, कशाने काढतो आपण? हाताने काढतो, बोटाने काढतो। आता याचाच वापर मन झालाय तो म्हणजे फाईन मोटर स्किल मध्ये। याला लक्षात ठेवायचं, फाईन म्हणलं की लक्षात ठेवायचं की बोटांचा वापर झालेला आहे, ग्रॉस म्हणलं की हातापायाचा झालाय, एवढंच लक्षात ठेवायचा। ग्रॉस म्हणजे हातपाय आणि फाइन म्हणजे बोट। फाइन म्हणजे बोट। अब देखो ये फाइन स्किल मोटर जो होता है ये सबसे छोटी छोटी क्रियाएं हैं। जब शिशु अपनी उंगलियों, अंगूठों के जरिए कुछ उठाता है या रेत में अपने पैर की उंगलियां घुमाता है तो वह अपनी फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल करता है। मगर यह केवल हाथों और पैरों की उंगलियों के बारे में नहीं है, लेकिन जब शिशु अपने ओठों, अपना जो होठ है, होठों और जीभ के जरिए चीजों को जब चखता है, उसको महसूस करता है, तो भी वह फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल करता रहता है। सीता नाम की लड़की है, वो एप्पल की टेस्ट अपने जीभ से लेकर कर रही है, तो वो कौन से मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रही है? फाईन मोटार फाइन स्किल. मोटर। आता याच्यावरचा कसला पण प्रश्न आला तर तुम्ही चुकाल का हो? एवढं सांगा, आयुष्यात कधी नाही चुकणार सर. नाही सर। नाही नाही सर. आणि याच्यावर तर इथं आपण 100% असं पण आठवण ठेवू शकतो, ग्रॉस म्हणजे आपल्या शरीराचे जे मोठे अवयव आहेत त्याचा वापर मोठे करून अवयव. करणारी क्रिया, आणि बरं, फाईन आणि म्हणजे आपले छोटे छोटे अवयव. बस। पण लगे लक्षात काय ठेवायचं माहिती का, ये हिंदी है, कभी कभी ऐसी होती है ये कि समझ में नहीं आता। छोटे हिस्से बराबर है, लेकिन कभी कभी हमें लगता है ना पैर की उंगलियां हो या फिर पैर हो, तर कधी कधी आपलं डोकं कुठं काय जातं माहित नाही, पण आपण तिथे चुलबुलतो, चुकतो। त्याच्यामुळे ग्रॉस म्हणलं की हातपाय लक्षात ठेवायचं आणि फाईन म्हणले की फक्त बोटे लक्षात ठेवायचं, आणि बोटाबरोबर आपला जीभ असेल, या गोष्टी असतील त्या लक्षात ठेवायच्या। तरी पण तुम्हाला जे जे सोपं जाईल, तुम्हाला ज्या काही ट्रिक उपयुक्त येतील किंवा तुम्ही तुमच्या डोक्याचा वापर करून तिथं करू शकता। ठीक है, समझ में आया? अंडरस्टँड? हे कशाचं हो, उदाहरण आहे? हे उदाहरण कशाचं आहे? हे उदाहरण कशाचं आहे? आवाज येत नाही सर. क्रॉस मोटर. क्रॉस मोटर. ग्रॉस मोटर सर. करेक्ट, हे ग्रॉस मोटरचं आहे। तर हे कशाचं आहे? उडी मारते.
हे कशाची उदाहरणं आहेत? फाईन मोटर. फाईन मोटर. काय काय यूज झालं इथं? काय काय यूज झालं? यूज काय काय झालं? झाले बोट, हा, हा. हाताची बोट, हातांच्या बोटाचा वापर झाला हाताची सर. बोट. उंगलियों का. तो क्वेश्चन ऐसे बोलता है कि बच्चा सुई में दोरा सुई दोरा तो नाही, सुई में दोरा फिरवणं होता है. सुईमध्ये दोरा घालायचं ज्या वेळेस असतं त्यावेळेस कुठल्या स्किलचा वापर होतो? फाईन फाईन मोटर. फाईन मोटर. फाईन मोटार. झाडावर चढताना ग्रॉस क्रॉस मोटार. आणि झाडावरून सर उतरताना 2022 के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तैरना ये कौन सी स्किल में आता है? तैरना. ग्रॉस मोटर. तुम्हीच सांगायचं आता. तुम्हीच सांगायचं आता तैरना कहाँ पर आता है? क्रॉस मोटर. मोटर में आता है अरे, सर. हातपाय महत्वाचे आहेत. इथं हातापायाचा हातपाय वापर महत्वाचे. होतो पोहण्यामध्ये. हो, हातपाय महत्वाचे आहेत. आलं का लक्षात? कसं वाटलं? मस्त. समजलं सर सगळं. आलं तुम्ही सर. सांगितलेलं ट्रिक पण सगळं. सर मॅथ्सचं काय करायचं? कोण आहे हो? आहे ते सोडायचं आणि पळत्याच्या मागं लागायचं. त्याला म्हणायचं काय करायचं? काय सुद्धा करायचं नाही. कशाचं टेन्शन तुम्ही घ्यायचं नाही. मॅथ्स असू दे, सायन्स असू दे, SS असू दे, MS काय बी असू दे. कशातच काय करायचं नाही. आता करायचं जर असेल तर व्हिडिओ सेक्शन मध्ये जायचं आणि मॅथमॅटिक्स शिकायचे. तर ऑलरेडी सगळे व्हिडिओ टाकलेले आहेत जे सोप्या पद्धतीने शिकवलेले आहेत. एक आणि दुसरं पलीकडे जर तुम्हाला मॅथ सोपं असेल, येत असेल, करत असेल तरच शिका. कारण फक्त महिना राहिलेला आहे. या महिन्यामध्ये आयुष्याच्या त्या टोकावरती जर आपण कधी गणित शिकलं नसेल तर 30 दिवसामध्ये आपलं कधीच गणित सुधारणार नाही. हे लक्षात ठेवा. आणि याच्या पलीकडे जाऊन मी तुम्हाला कसल्याही प्रकारची भीती दाखवत नाही किंवा काही दाखवत नाही. याच्या पलीकडे जाऊन काय आहे